अपना नेक्स्ट टॉपिक है इनकम फ्रॉम बिजनेस। ये देखो, इनकम फ्रॉम बिजनेस को लोग बोलते हैं पीजीपीपी। पीजीपीपी मतलब प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। मतलब चाहे तो बिजनेस कर रहा हो कि प्रोफेशनल हो, तेरे लिए गवर्नमेंट के रूल्स एक तरीके, एक जैसे रूल है। ओके, चैप्टर एक ही है, इनकम फ्रॉम बिजनेस। अब देखो, इस चैप्टर में अपने को है ना नेट प्रॉफिट कैलकुलेशन सीखना है, लेकिन नेट प्रॉफिट नॉट एज पर अकाउंट्स, एज पर टैक्स, एज पर इनकम टैक्स नेट प्रॉफिट निकालना है। सी अकाउंट्स में नेट प्रॉफिट निकालना तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, लेकिन इधर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं, स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। स्टेटमेंट, ये देखना कैसा स्टेटमेंट होता है, ऐसा एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। लेकिन सी, इसको भले मैं नाम अलग दे दूं स्टेटमेंट, लेकिन एक तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही है। देखो तो सही, ऊपर सब ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह लिखा है, फिर बाद में सब खर्चे लिखे हुए, एंड फिर ग्रॉस प्रॉफिट माइनस सब खर्चे करोगे तो नेट प्रॉफिट आ गया। मतलब एक तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही है, लेकिन क्या अपने अकाउंट्स नहीं पढ़ रहे ना, टैक्सेशन पढ़ रहे, तो ऐसा अकाउंट ही नहीं लिख सकते। क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस। बट मन में क्या रखना चाहिए कि मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बना रहा हूं, लेकिन इनकम टैक्स के नियमों से। ओके, अब है ना, ये चैप्टर ब्रॉडली 4 पार्ट में होता है। मतलब पहले बच्चों को ये पढ़ाना पड़ता है डिडक्शंस, फिर इसके बाद ये वाले सेक्शन दिख रहे कुछ, ये क्या है बताऊंगा, फिर ये पढ़ाना पड़ता है। ओके, और सी ये दोनों में ना अपने एक्सपेंडिचर के रूल्स पढ़ेंगे। एक्सपेंडिचर के रूल्स, बिजनेस में जो खर्चे होते हैं ना उसके रूल्स, एंड फिर बाद में ये पढ़ना पड़ता है, ये इनकम की थियरी, इनकम की, एंड फिर बाद में लास्ट में कुछ स्पेशल प्रोविजंस है। मतलब चैप्टर को 4 हिस्से में देखो। मतलब कभी भी इनकम फ्रॉम बिजनेस को याद करो ना, माइंड में 4 खाचे बने हुए रहने चाहिए। पहला खाचा डिडक्शन अंडर सेक्शन 30 to 37, फिर ये वाले सेक्शंस, इसको बोलते हैं एक्सपेंसेस एक्सप्रेसली डिसअलाउड, इसके ऊपर बात करूंगा, लेकिन क्या बोलते हैं, एक्सपेंसेस एक्सप्रेसली डिसअलाउड। ओके, फिर बाद में इनकम की थियरी आती है 28 एंड 41, फिर इसके बाद 44 वाले सेक्शंस करने पड़ते हैं। मतलब इनकम फ्रॉम बिजनेस का चैप्टर यही तरीके से पढ़ना होता है। ओके, तो सी मैं ये चालू कर रहा हूँ पहले, डिडक्शन अंडर सेक्शन 30 to 37। अब सी, जब हम लोग डिडक्शन करेंगे ना, मन में ये रखोगे ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट लिखा हुआ है, क्योंकि सी तुम लोग को 28 और 41 का थियरी तो मैं बाद में पढ़ाने वाला हूँ ना, और जब तक 28 41 ना पढ़ो, ज़्यादा सोचो मत क्या है, ऐसा सोचो ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट लिखा हुआ है, और जो भी मैं सिखा रहा हूँ ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करने के रूल सिखा रहा हूँ। अब देखो, ये डिडक्शंस में अपने को पढ़ना क्या मालूम है, एक्सपेंडिचर के नियम। और एक्सपेंडिचर के नियम मतलब वो एक्सपेंडिचर इधर माइनस हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अगर गवर्नमेंट बोलती है चल जा तेरे को खर्चा माइनस करने दिया, तो उसको क्या बोलते हैं, डिडक्शन इज अलाउड। लेकिन गवर्नमेंट बोलेगी नहीं 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 नहीं, ये खर्चा तेरे को माइनस करने नहीं मिलेगा, तो नॉट अलाउड। मतलब पूरे डिडक्शंस के सफर में अपना पढ़ने का तरीका क्या होगा मालूम है, पहले खर्चे का नाम समझो, फिर वो अलाउड है कि नॉट अलाउड वो समझो। अलाउड मतलब मैं कभी भी अलाउड बोलूंगा मतलब इधर माइनस कर सकते, गवर्नमेंट ने परमिशन दी है, और नॉट अलाउड मतलब इधर माइनस करना अलाउड नहीं है। तो सी इधर मैंने लिख के रखा है। पार्ट 1 क्यों लिखा है, क्योंकि चैप्टर 4 पार्ट में अपने पार्ट 1 चालू किए। पार्ट 1 का नाम क्या है, डिडक्शंस, और डिडक्शन किसके लिए होता है, एक्सपेंस, और उसमें पढ़ना है अलाउड है कि नॉट अलाउड। ओके, तो सी पहला सेक्शन क्या दिख रहा है, सेक्शन 30। सेक्शन 30 में कोई ना कोई खर्चा ही होगा, तो पता है कौन सा खर्चा, ये देखो, रेंट, रिपेयर्स, टैक्सेस, इंश्योरेंस और बिल्डिंग। बिल्डिंग को लेके सेक्शन चालू किया, कोई भी धंधा चालू करेगा तो पहले तो उसको जगह चाहिए, जगह मतलब बिल्डिंग। और गवर्नमेंट जब बिल्डिंग बोलती है ना, मतलब हर 4 दीवार छत को बिल्डिंग बोलने का, कोई भी 4 दीवार छत होता है उसको बिल्डिंग बोलते हैं। अब आज अगर कोई धंधा करते तो मुझे एक 4 दीवार छत चाहिए ना, तो उसमें मेरे खर्चे क्या क्या होते हैं, रेंट भरना पड़ता है, फिर रिपेयरिंग का खर्चा होता है, फिर और क्या है, टैक्सेस मतलब म्युनिसिपल टैक्सेस, फिर इंश्योरेंस प्रीमियम। ये सब खर्चे अगर क्वेश्चन में दिए तो क्या बोलना चाहिए, अलाउड। लेकिन शर्त क्या है कि वो बिल्डिंग में बिजनेस होना चाहिए, क्योंकि इसी 4 दीवार छत में तो मैं अपने फैमिली के साथ रहता भी हूँ, तो जिस घर में मैं रहता हूँ उसका खर्चा अलाउड नहीं होगा, क्योंकि हम लोग स्टेटमेंट किसका बना रहे, इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो वो जो बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ ना, वो बिल्डिंग में धंधा होना चाहिए। देखो क्या लिखा है, पढ़ो, इफ बिल्डिंग इज यूज्ड फॉर बिजनेस तो ये चारों खर्चे अलाउड है, एंड बिल्डिंग नॉट यूज्ड फॉर बिजनेस
तो ये चारों खर्चे नॉट अलाउड। कौन से 4 खर्चे थे, रट लो सेक्शन के साथ, रेंट, रिपेयर्स, टैक्सेस मतलब म्युनिसिपल टैक्सेस और इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग, ओके। और अगर बिजनेस में यूज हो रही तो अलाउड, वरना नॉट अलाउड। और अगर बिल्डिंग के बारे में कुछ नहीं दिया तो ऑलवेज अज्यूम पॉजिटिवली कि वो बिल्डिंग बिजनेस में यूज हो रही है, तो ये सब खर्चा अलाउड है, ओके। अलाउड मतलब इधर हम लोग माइनस कर सकते हैं, ओके। ये सेक्शन 30 था। फिर सेक्शन 31 सुनो क्या है। सेक्शन 31 इज अबाउट प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर का खर्चा। पहले बिल्डिंग का था, अभी प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर। सिर्फ बिल्डिंग तो जगह हो गई, लेकिन खाली जगह में नाचूंगा थोड़ी, जगह को भरना पड़ेगा, अंदर मशीन्स चाहिए, फर्नीचर चाहिए, तब जाके धंधा होगा। इससे अगला सेक्शन इज ऑन प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर। इसमें क्या खर्चा होगा, रिपेयरिंग, इंश्योरेंस, तो ठीक है ना, ये सब खर्चे बिजनेस के ही है, अलाउड है। सी इस चैप्टर में कॉमन सेंस लगाना, कोई भी खर्चा लगाना कि वो बिजनेस से रिलेटेड है, अलाउड। मतलब आधा चैप्टर तो कॉमन सेंस से चलता है, ओके। खाली इतना लगना चाहिए हाँ ये खर्चा बिजनेस से रिलेटेड है तो इट विल बी अलाउड। तो ये मशीनरी फर्नीचर का खर्चा तो बिजनेस से रिलेटेड है, लेकिन भरोसा नहीं है, फर्नीचर तो घर में भी होता है, तो घर वाला फर्नीचर नहीं होना चाहिए। देखो इधर क्या लिखा है, फर्नीचर शुड बी यूज फॉर बिजनेस। फर्नीचर मतलब फर्नीचर और प्लांट एंड मशीनरी शुड बी यूज फॉर बिजनेस, तो अलाउड है। और नॉट यूज फॉर बिजनेस तो चौकड़ी मारा, मतलब इट विल बी नॉट अलाउड। लेकिन खर्चा क्या था, रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस। लेकिन सी ऊपर वाले सेक्शन में क्या था, रेंट था, रिपेयर्स था, टैक्सेस था, इंश्योरेंस था। लेकिन नीचे क्या है, खाली रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस। जैसे नीचे वाले सेक्शन में रेंट नहीं दिख रहा है, ऊपर कैसे बिल्डिंग का रेंट भी था, रिपेयर्स भी था, लेकिन नीचे वाले सेक्शन में तो खाली रिपेयर्स है, रेंट तो नहीं दिख रहा है। दैट मीन्स अगर किसी ने मशीनरी फर्नीचर का रेंट भरा है, रेंट पे भी तो लेते हैं ना मशीनरी फर्नीचर, तो उसका रेंट का जिक्र सेक्शन 31 में नहीं किया है। लेकिन सी गवर्नमेंट क्या बोलती है, अगर कोई खर्चे का हमने जिक्र नहीं किया है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो अलाउड नहीं होगा। अगर किसी भी खर्चे के लिए हमने कोई प्रोविजन नहीं बनाया ना, तो 37(1) में माइनस कर दो। एक सेक्शन खोल के रखा देखो लास्ट में, सेक्शन 37(1), ये एक जनरल सेक्शन है। ये सेक्शन क्या बोलता है, भूले चुके जाने अनजाने में अगर किसी खर्चे को हम लोग कोई सेक्शन में कवर करना भूल गए तो बुरा ना मानो, आपको वो खर्चा माइनस करने मिलेगा। हमको खाली इतना चाहिए कि बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। तो सी बात कहाँ से निकली थी, क्योंकि बच्चा सोचेगा सर बिल्डिंग का रेंट तो सेक्शन 30 में कवर था, लेकिन प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर का तो खाली रिपेयरिंग और इंश्योरेंस है, इसका तो रेंट यहाँ पर नहीं है। तो ठीक है ना, सेक्शन 31 उसका बात नहीं कर रहा है, 31 में अलाउड नहीं होगा। लेकिन जिसका कोई नहीं उसका 37(1), मैं 37(1) का झंडा गाड़ के डिडक्शन ले सकता हूँ। किस बेसिस पे, वो खर्चा बिजनेस से रिलेटेड है, ओके। तो आगे भी तुम लोग याद रखना, कोई भी खर्चे का तुम लोग लगे ना कि यार ये खर्चे का बात ही क्यों हो रहा है, और भी तो खर्चे हो सकते, और भी तो खर्चे हो सकते हैं। हाँ तो ठीक है ना, धंधे में हजारों खर्चे होते हैं। अब जिस खर्चे के बारे में गवर्नमेंट ने सेक्शन में जिक्र नहीं किया तो उसका डिडक्शन मिलेगा, बट सेक्शन नंबर चेंज हो जाएगा 37(1). और सेक्शन से क्या फर्क पड़ता है, ये सेक्शन के वो सेक्शन माइनस करने को चाहिए, ओके। और बिजनेस का खर्चा है तो माइनस होके ही रहेगा, अगर कोई पर्टिकुलर सेक्शन में नहीं तो 37(1) में, ओके। तो ये सेक्शन 30, 31 खत्म हो गए, दो छोटे सेक्शन थे। अगला सेक्शन देखो, सेक्शन 32, दिस इज ऑन डेप्रिसिएशन, ओके। अपने डेप्रिसिएशन इधर माइनस करते ना, ये देखो, ये जैसे मान लो एक मशीनरी है, उसका कॉस्ट 5 लाख है, तो अपने मशीन की पूरी कॉस्ट थोड़ी ना माइनस करते। अरे ये स्टेटमेंट में हम लोग मशीन की मशीन पूरी डाल देते कि उसका 10-15% डेप्रिसिएशन लेते, 10-15% डेप्रिसिएशन लेते ना, क्योंकि मशीन की लाइफ तो 10-12 साल होती है, और अपना स्टेटमेंट तो हमने खाली 1 ईयर का बनाया है। ये स्टेटमेंट इज लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ 1 ईयर, तो अपने 10 साल की मशीन को एक झटके में इधर माइनस नहीं कर सकते, उसका डेप्रिसिएशन लेते हैं ना। इससे सी मैंने इसका ही डायलॉग बनाया है कि जब भी डेप्रिसिएशन माइनस करते हो ना, ऐसा सोचो कॉस्ट का एक अंश माइनस हो रहा है। अंश मतलब परसेंटेज, कॉस्ट का 10%, 15%, बट वो कॉस्ट से लेते हैं ना। इससे सी मैंने डायलॉग बनाया है, डेप्रिसिएशन तो बहाना है, एसेट की कॉस्ट को घटाना है। मतलब डेप्रिसिएशन के बहाने हम लोग क्या कर रहे हैं, एसेट की जो कॉस्ट है जो पूरी एक झटके में नहीं माइनस हो सकती ना, तो हम लोग उसका 10-15% करके ले रहे हैं।
लेकिन 10-15% ऑफ वॉट, ऑफ कॉस्ट। तो जब भी डेप्रिसिएशन माइनस कर रहे हैं ना, मतलब समझो कि हमने कॉस्ट माइनस की है। ये क्यों बोल रहा मालूम है? क्योंकि आगे जाके तुम लोग कोई कोई सेक्शन में देखोगे, जैसे साइंटिफिक रिसर्च वगैरह है, रिसर्च में तो क्या होता है, मशीन की पूरी कॉस्ट ही माइनस हो जाती है स्टेटमेंट में। और जब पूरी की पूरी कॉस्ट माइनस होती है ना, उसमें भी स्टूडेंट डाउट बोलता है, सर इस मशीन के डेप्रिसिएशन का क्या? अरे यार, मशीन का पूरा कॉस्ट माइनस कर दिया, अब डेप्रिसिएशन क्यों चाहिए? तब ये डायलॉग काम आता है, भाई डेप्रिसिएशन तो बहाना है, एसेट की कॉस्ट को घटाना है। और अगर कोई सेक्शन अपने को एसेट की सारी कॉस्ट माइनस करने की इजाजत दे दिया तो डेप्रिसिएशन क्यों चाहिए? लेकिन सी कितने स्टूडेंट एकदम मैकेनिकल हो जाते हैं, नहीं मशीनरी का तो डेप्रिसिएशन होता ही है ना। अरे होता है मतलब क्या? अगर मशीन पूरी की पूरी तो स्टेटमेंट में माइनस कर चुका है फुल कॉस्ट के साथ, तो फिर डेप्रिसिएशन क्यों चाहिए? तो इसलिए ये बताना पड़ता है कि भाई डेप्रिसिएशन तुम लेते हो ना, मतलब समझो हमने मशीन की कॉस्ट को ही माइनस किया है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके 10%, 15%। लेकिन कोई कोई सेक्शन आगे आएंगे उसमें तो फुल कॉस्ट ही माइनस हो जाता है, फिर डेप्रिसिएशन का जरूरत नहीं है। तो सी ये डायलॉग याद रखना, डेप्रिसिएशन तो बहाना है, एसेट की कॉस्ट को घटाना है, ओके। लेकिन वो कॉस्ट थोड़ी थोड़ी करके एक परसेंटेज के फॉर्म में घट रही है। तो सी डेप्रिसिएशन की शुरुआत में ये थोड़ा बोलना पड़ता है। अब देखो डेप्रिसिएशन की थियरी 10 पार्ट में, डेप्रिसिएशन की थियरी 10 पार्ट में, एक एक करके सुनते जाओ। पहला क्या लिखा है? क्लास ऑफ एसेट्स। सी गवर्नमेंट ने क्या किया में, दुनिया में जितने भी एसेट्स होते हैं ना उसको 4 कैटेगरी में बांट दिया है। पहले डू एग्री, दुनिया में लाखों टाइप के एसेट हो सकते हैं। अब गवर्नमेंट क्या बोलती है, अब लाखों तरह के एसेट्स के लिए हम लोग रूल बनाने बैठेंगे तो पागल हो जाएंगे। सी गवर्नमेंट को रूल बनाना है ना डेप्रिसिएशन का, और डेप्रिसिएशन का रूल बनाना मतलब एसेट के रूल बनाना। अब एसेट लाखों टाइप के, तो हर एसेट का रूल थोड़ी बनाएगी गवर्नमेंट। इससे गवर्नमेंट ने बोला, अरे दुनिया में करोड़ों एसेट भी होंगे ना, हमारी नजरों में खाली 4 ही एसेट है, हम तो हर एसेट को या बिल्डिंग बोलेंगे या फर्नीचर बोलेंगे या इंटेंजिबल, वरना उसको प्लांट एंड मशीनरी बोल देंगे। मतलब बिल्डिंग, फर्नीचर, इंटेंजिबल के अलावा बाकी सब प्लांट एंड मशीनरी। कोई बोला नहीं ये तो कंप्यूटर है, ये तो एयर कंडीशन है। अरे जो बोलना है बोलना, एसेट्स के नाम अनेक होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की आंखों के लिए बिल्डिंग है, फर्नीचर है, इंटेंजिबल एसेट भी वही है। लेकिन बाकी सब एसेट को तेरे को जो नाम देना दे, गवर्नमेंट के लिए उसका नाम क्या है? प्लांट एंड मशीनरी। वो चाहे वो एरोप्लेन हो, गाड़ी हो, कैमरा हो, प्रोजेक्टर, कुछ भी हो, सब प्लांट एंड मशीनरी है। इससे कभी भी प्लांट एंड मशीनरी बोला मतलब समझ जाना, बिल्डिंग, फर्नीचर, इंटेंजिबल सब कुछ प्लांट एंड मशीनरी, ओके। तो ये देखो, ये क्या हो गया? क्लास ऑफ एसेट्स। फिर आगे क्या लिखा है? कंडीशंस। कंडीशंस मतलब डेप्रिसिएशन माइनस करने को चाहिए ना, तो उसकी 3 कंडीशन है। अरे माइनस करने को चाहिए कि नहीं? अरे माइनस करते मजा आता है यार, ये माइनस करेंगे तो प्रॉफिट छोटा हो जाएगा, छोटा होगा तो टैक्स कम आएगा, लेकिन ये मजा चाहिए तो इसमें 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन, एसेट बिजनेस के लिए यूज होना चाहिए। सीधी बात है ना, घर में वो एसेट यूज करूंगा तो थोड़ी ना डेप्रिसिएशन मिलेगा, तो एसेट बिजनेस में यूज होना चाहिए। फिर एसएससी ओनर होना चाहिए, क्योंकि सी अगर तू भाड़ूत्री है तो तू भाड़ा पे कर रहा है, और भाड़े का तो अलग डिडक्शन मिलता है ना। और वैसे भी डायलॉग क्या था, डेप्रिसिएशन तो बहाना है, एसेट की कॉस्ट को घटाना है, और कॉस्ट कौन इंकर करता है? ओनर लोग, तो ओनर लोग को डेप्रिसिएशन मिलता है। फिर तीसरी कंडीशन देखो क्या है, कि 180 डेज और मोर यूज करना पड़ता है, और अगर 180 डेज और मोर यूज नहीं हुआ ना एसेट, तो डेप्रिसिएशन आधा मिलेगा। सी पहली 2 कंडीशन ऐसी है ना कि अगर वो सेटिस्फाई नहीं हुआ तो डेप्रिसिएशन मिलेगा ही नहीं। लेकिन तीसरी कंडीशन ऐसी है ना कि अगर ये फुलफिल हुई तो डेप्रिसिएशन पूरा मिलेगा, नहीं हुई तो मिलेगा बट आधा मिलेगा। अरे रूल है ना 180 डेज का। अरे रेगुलर लेक्चर में तो 180 डेज के ऊपर एकदम डीपली लॉजिक बताना पड़ता है, लेकिन रिवीजन वाले बच्चे को मालूम है कि हाँ 180 डेज यूज करने का कुछ रिवाज होता है। तो उसी अकाउंट्स में तो क्या करते हैं, अपने जैसे 9 महीने का एसेट हुआ है, मतलब 1 जुलाई को एसेट लिया था और उसको खरीदे हुए सिर्फ 9 महीने हुए, तो हम लोग 9 महीने का प्रोपोर्शनेट निकालते हैं। कैसे करते? इंटू 9/12 करते ना। लेकिन ये सब अकाउंट्स वाला पागलपंती इधर मत लेके आना। अकाउंट्स में तो 8 महीना 6 महीना गिन गिन के करते हैं। इनकम टैक्स में क्या है, 180 डेज और मोर है तो फुल ईयर।
और 180 डेज से कम है तो हाफ ईयर, मतलब इस पार या उस पार मिलेगा तो पूरे साल का, नहीं तो आधे साल का। पूरे साल का चाहिए तो 180 डेज और मोर यूज कर। जैसे ये देखो, ये 9 महीना है, लेकिन 9 महीना देखोगे तो अंदाज से कितना हो गया, एक महीना 30 दिन का पकड़, तो 30 दिन का महीना पकड़ा तो 270 डेज, ऐसे अंदाज से गिन रहा हूँ, एक्चुअल गिनती नहीं कर रहा हूँ। तो 270 डेज हो गया, तो फिर गवर्नमेंट अभी गिनेगी नहीं कितना है, 270 मतलब 180 हो गया ना, बस फुल ईयर का डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। लेकिन 180 डेज से कम हुआ तो हाफ ईयर। ओके, तो अकाउंट्स में गिन गिन के डेप्रिसिएशन लेते हैं, लेकिन टैक्स में गिनते हैं, लेकिन गिनने के बाद इस पार या उस पार मिलेगा तो फुल ईयर, नहीं तो हाफ ईयर। ओके, लेकिन सी 180 डेज की गिनती कहां से करते? तो ये देखो, ये एग्जांपल ट्राई करो, 180 डेज गिन क्यों रहा हूं? फुल ईयर के हाफ ईयर डिसाइड करने के लिए ना। तो ये देखो, मान लो मैंने एक एयर कंडीशन खरीदा है, 19 मई को मैंने एसी परचेस किया था, और एसी जब परचेस किया था ना, डब्बे में पेटी पैक पड़ा था। पेटी पैक मतलब बॉक्स के अंदर पैक भी पड़ा था। 19 मई को मैंने खरीदा था एयर कंडीशन। फिर 7 सितंबर को मैंने उसको पुट टू यूज किया। पुट टू यूज किया मतलब मालूम है क्या है? एसी जो डब्बे में पड़ा था ना, उसका डब्बे का पैकिंग वैकिंग खोला, फिर एसी को दीवार पे गाड़ दिया। गाड़ दिया मतलब इंस्टॉल कर दिया, और इंस्टॉल किया मतलब उसको पुट टू यूज किया, उसको पुट कर दिया। पुटने का मतलब पुटा। ओके, अभी भी उसको यूज नहीं किया, खाली दीवार पे उसको इंस्टॉल करके पुट कर दिया। फिर 24 दिसंबर को मैंने एसी चालू किया, मतलब सोच, दीवार पे तो मैंने 7 सितंबर को उसको लगा के रख दिया, लेकिन बच्चे मेरे को बोल बोल के थक गए, सर एसी चालू करो। एसी मैं चालू ही नहीं किया। एसी कब चालू किया मैंने? 24 दिसंबर को। उसको बोलते हैं एक्चुअल यूज। तो मेरे एग्जाम्पल में परचेस मतलब क्या, इस दिन तो दुकान से एसी खरीद के लाया, डब्बे में पड़ा था, लेकिन 7 सितंबर को क्या हुआ, डब्बा खोल खाल के उसको इंस्टॉल कर दिया, मतलब उसको पुट टू यूज कर दिया। एंड फिर एक्चुअल यूज 24 दिसंबर को हुआ। और अपने को पता भी कंफ्यूजन क्या है, 180 डेज कहाँ से गिनूं? यहाँ से गिनूंगा तो आंसर अलग आएगा, यहाँ से गिनूंगा तो आंसर अलग आएगा, यहाँ से गिनूंगा तो आंसर अलग आएगा। तो इसके लिए रूल क्या मालूम है? ना तो इसको देख ना इसको देख, पुट टू यूज को देख। एक रूल है क्या, पुट टू यूज डेट को देखना पड़ता है। क्यों? उसका लॉजिक देखो, लॉजिक 2 मिनट में समझ जाएगा। ये देख, डेप्रिसिएशन की कंडीशन क्या है? यू शुड बी ओनर एंड एसेट शुड बी यूज फॉर बिजनेस पर्पस। तो ये देखो, जब मैं एसी खरीद लिया था ना, ओनर बन गया था, देख मैंने टिक मार्क मारा है। अरे एसी खरीदते मालिक बन गया ना, तो ओनर वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। लेकिन ये क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है? क्या वो बिजनेस में यूज होगा? क्या पता डब्बे में पड़ा एसी डब्बा खुलने के बाद मेरे बेडरूम में, किचन में, हॉल में लगा दिया तो, अरे मतलब मेरे घर में, तो शायद वो पर्सनल भी बन सकता है। हो सकता है कि वो डब्बा खोलने के बाद कोचिंग क्लास में लग जावे, तो बिजनेस का भी हो सकता है। लेकिन जब खरीदा तब वो पता नहीं है ना, क्योंकि उसको पुट टू यूज नहीं किया। जब तक तुम उसको पुट नहीं करोगे, पता कैसे चले तू घर में पुट रहा है कि धंधे में पुट रहा है? इसलिए गवर्नमेंट ने बोला भाई अभी तेरा बिजनेस का क्वेश्चन मार्क है, इसलिए परचेज डेट को महत्व नहीं देंगे। ओके, लेकिन जिस दिन उसको मैंने पुट टू यूज किया तो ओनर तो बना हुआ ही था, और उसको मैंने पुटा भी किधर पुटा? मेरे कोचिंग क्लास में पुट किया, तो गवर्नमेंट खुश होगी, यस अब ये पक्की बात है कि एयर कंडीशन धंधे के लिए आया है। बस उतना हो गया तो डेप्रिसिएशन के लिए मैं काबिल बन गया। अब गवर्नमेंट मेरे सिर पे नाचेगी नहीं, तूने एसी क्लासेस में लगा तो लिया, चालू कर। चालू नहीं चालू करने का, मैं कंजूस हूँ, मेरे को लाइट का बिल बचाना है, मतलब ये गवर्नमेंट के लिए मायने नहीं रखता है। ओके, इन शॉर्ट क्वेश्चन में अगर मल्टीपल डेट्स दी हो ना, तो अपने को पुट टू यूज की डेट को इंपॉर्टेंस देना चाहिए। लेकिन मल्टीपल डेट्स दी हो तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में क्या इन लोग एक ही डेट देते, परचेज डेट। तो खाली परचेज डेट दिया है तो अज्यूम कर लो उसी दिन सब हो गया, मतलब परचेज डेट से काम चलाना पड़ेगा ना। लेकिन परचेज का डेट अलग से दिया है, पुट टू यूज का अलग से दिया है, तो भाई अपने को पुट टू यूज को महत्व देना पड़ेगा। अरे करना क्या इसका, ये पुट टू यूज को महत्व दिया अभी, अरे गिन इधर से 7 सितंबर को पुट टू यूज किया ना, तो गिनो 7 सितंबर, 8 सितंबर, 9 सितंबर, ऐसा गिन गिन के देखने का। अगर 180 डेज और मोर हो गया तो फुल ईयर, और 180 डेज से कम है तो हाफ ईयर का डेप्रिसिएशन मिले। ओके, सी मैं क्या बता रहा हूं ना, ये देखो 180 डेज से रेटेड है ना, बच्चों को 3 बातें सीखनी पड़ेगी। 3 पॉइंट है। सी कंडीशन तो 3 है, लेकिन जो तीसरी कंडीशन है ना 180 डेज, उसके अंदर 3 खास पॉइंट है। पहला खास पॉइंट मैंने बता दिया क्या,
कि पुट टू यूज डेट को इंपॉर्टेंस दो बच्चों, पुट टू यूज डेट को। ओके, फिर दूसरा कंडीशन देखो, ये 180 डेज का नाटक है ना खाली फर्स्ट ईयर में ही होता है। मीन्स अगर तू चाहता है ना कि एसेट को खरीदते ही तुरंत डेप्रिसिएशन चाहिए, देखो ये वाला एग्जांपल ट्राई करो। ये देखो इस एग्जांपल में क्या है, मैंने ईयर 1 में परचेज तो कर लिया लेकिन पुट टू यूज नहीं किया। मतलब वही एयर कंडीशन का एग्जांपल ले लो, एसी मैंने खरीदा था, डब्बे के अंदर पड़ा था और डब्बे के अंदर पड़ा है, खरीद लिया लेकिन अभी तक उसको पुट टू यूज नहीं किया, तो मुझे डेप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? अरे गवर्नमेंट के माइंड में क्या चल रहा है, अरे डब्बे में पड़ा हुआ एसी, क्या पता डब्बा खोलने के बाद उसने अपने घर में लगा दिया तो एसी, और घर में लगाया तो पर्सनल हो जाएगा ना। एंड हो सकता है डब्बा खोल के एसी बिजनेस में भी लग सकता है, लेकिन पता नहीं ना जब तक तुम उसको पुट नहीं करोगे। तो इससे गवर्नमेंट ने बोला दोस्त तेरे को डेप्रिसिएशन अभी तो नहीं मिलेगा, माना कि तू ओनर है लेकिन बिजनेस में है कि घर में जाएगा एसी पता नहीं, वो तो मैंने बताया ना, बिजनेस का क्वेश्चन मार्क है। लेकिन सी सेकेंड ईयर में मैंने क्या किया, वही एयर कंडीशन जो खरीदा उसके डब्बे को खोल बोल के उसको अपने बिजनेस में पुट कर दिया, लेकिन बहुत लेट किया। उसको पुट करने के बाद खाली 40 दिन हुए और साल खत्म हो गया। मतलब उस एसी को पुट टू यूज किए हुए खाली 40 ही दिन हुए, और स्टूडेंट क्या करेगा, वो 40 दिन यानी कि 180 डेज से कम है तो स्टूडेंट उसका हाफ ईयर ले लेगा। लेकिन नहीं, सेकेंड ईयर आ गया ना, एक बार सेकेंड ईयर चालू हो जाता है ना, हाफ ईयर फुल ईयर का मच खत्म, फुल ईयर का ही डेप्रिसिएशन मिलेगा। सी अगर अपने को एसेट खरीदते ही तुरंत डेप्रिसिएशन मांगता है ना, तुरंत मांगता है तो ऐसे थोड़ी मिलेगा, चल 180 डेज यूज कर तो ही मिलेगा, और उस नहीं हुआ तो आधा मिलेगा। मतलब तुमको तुरंत ताबड़तोड़ डेप्रिसिएशन, ताबड़तोड़ का मतलब क्या है, खरीदा तुरंत डेप्रिसिएशन दे दो, तो तुरंत मिलेगा तो शादी थोड़ी है, तुरंत चाहिए तो एटलीस्ट 180 डेज और मोर यूज कर, वरना तेरे को आधा ही देंगे। लेकिन ये गवर्नमेंट की अकड़ फर्स्ट ईयर में, मतलब कोई खरीदते ही तुरंत डेप्रिसिएशन चाहता है, लेकिन ये बंदा खरीदा बेचारा फर्स्ट ईयर में, डेप्रिसिएशन कब मांग रहा है, सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर तो मांग भी नहीं पाएगा, काबिल ही नहीं था। अब सेकेंड ईयर में जब डेप्रिसिएशन मिलता है ना तो गवर्नमेंट के नखरे खत्म हो जाते हैं। सी गवर्नमेंट ने 180 डेज का नखरा किया ही किसके लिए, जो लोग खरीदते ही उस साल में ईयर ऑफ परचेज में डेप्रिसिएशन मांगते हैं उन लोग के लिए। और सी ये जो एग्जांपल थोड़ा वियर्ड भी है कि मैं खरीद के रख लिया, उसको पुट टू यूज नेक्स्ट ईयर किया। अरे नॉर्मली हम लोग खरीदते उसको तुरंत पुट टू यूज करते हैं ना, अब तुरंत पुट टू यूज किया तो 180 डेज की शर्त होगी, उतना है तो फुल ईयर, नहीं है तो हाफ ईयर, और पुट टू यूज ही नहीं है तो मिलेगा ही नहीं। एंड फिर नेक्स्ट ईयर जब मिलेगा ना, अब नेक्स्ट ईयर मतलब चाहे वो सेकेंड ईयर हो कि थर्ड ईयर के फोर्थ, एक बार फर्स्ट ईयर निकल गया ना तो 180 डेज का टेंशन भी खत्म। ये देखो मैंने एसेट की पूरी जिंदगी बताई है तुमको। ये देखो एसेट जब परचेज करते हैं ना, जब ताज़ा एसेट आया है और उस ईयर में डेप्रिसिएशन चाहिए तो फुल हाफ कुछ भी हो सकता है, 180 डेज और मोर है तो फुल ईयर, वरना हाफ ईयर, और बाद में सब्सिक्वेंट ईयर्स में तो फुल ईयर ही होता है। सब्सिक्वेंट मतलब परचेज वाले ईयर के बाद ले लो, बाद में तो फुल ईयर का ही मिलता है, और जब बेच देते हैं ना तब डेप्रिसिएशन ही नहीं मिलता है। लोग क्या करते हैं में, जिस ईयर में एसेट बेचते हैं ना तभी भी गिनना चालू कर देते, ओ बेचा तो 6 सितंबर को था ना, मतलब 6 सितंबर तक तो था ना, तो गिनते अप्रैल में। अरे गिन मत, ईयर ऑफ सेल में मत गिनना, ईयर ऑफ सेल में नो डेप्रिसिएशन। सी बेस्ट ऐसे ये मैंने बहुत मस्त चीज बनाई है, अभी तुम लोगों को क्या मालूम कैसे बताए, मस्त चीज है। सी जब एसेट परचेज होता है ना तो गिनो 180 डेज और मोर है तो फुल ईयर, नहीं तो हाफ ईयर, और वो परचेज वाले ईयर में, बाद में तो गिनती विनती नहीं, फुल ईयर ही मिलता है, फुल ईयर। और ईयर ऑफ सेल में भी नहीं गिनने का, इनफैक्ट ईयर ऑफ सेल में तो डेप्रिसिएशन ही नहीं मिलता है। गवर्नमेंट क्या बोलती है, तूने एसेट को बेच दिया ना, अब साल के बीच में बेचा कि साल के एंड में बेचा, मतलब न रहा एसेट न रहा डेप्रिसिएशन। ओके, तो ये चीज याद रखना। फिर देखो मैं तुमको है ना 180 डेज से संबंधित 3 मजेदार पॉइंट्स बता रहा हूं। पहला मजेदार पॉइंट क्या था कि पुट टू यूज डेट का महत्व है। दूसरा 180 डेज का मच खाली फर्स्ट ईयर में ही होता है, इट इज ओनली इन दी फर्स्ट ईयर जब परचेज करते। तीसरा पॉइंट एक शॉर्टकट है, देखो
मैंने एक शॉर्टकट बनाया है कि अगर 4 अक्टूबर तक एसेट का पुट टू यूज कर दिया ना तो 180 डेज और मोर ही आएगा, गिनने का जरूरत नहीं है, प्री कैलकुलेट करके रखा है ताकि तुम लोग का एग्जाम में वक्त बचे। तो क्या याद करना है बताओ, 1 अप्रैल से लेके कौन सा डेट, 4 अक्टूबर तक, मतलब 4 अक्टूबर को भी गिन ले। इस पीरियड में पुट टू यूज किया ना तो फिर गिनना मत, बी कॉन्फिडेंट के 180 डेज और मोर ही आएगा। लेकिन 4 अक्टूबर के बाद ये जो लाल वाला कलर दिख रहा है, लाल वाला पैच, 4th नहीं है, 4th के बाद, 4th के बाद क्या 5 अक्टूबर ऑनवर्ड्स, तो 4th के बाद 31 मार्च तक अगर तुमने क्या किया, पुट टू यूज ही देखने का होता है, तो लेस देन 180 डेज आएगा, तो हाफ ईयर। तो ये 4 अक्टूबर को रट लो। हाँ, मेरा जो पुराना बैच था ना उसमें बच्चों को 3 अक्टूबर हटाता था, नवंबर 23 के बच्चों को 3 अक्टूबर, लेकिन मई 24 के बच्चों के लिए ना अपना प्रीवियस ईयर 23-24 है, उसमें फरवरी का महीना 29 डेज का आ गया ना, लीप ईयर आ गया, इसलिए मैं स्टूडेंट्स लोग को 4 अक्टूबर बाय हेड करवा रहा हूँ। हाँ, जो एग्जाम में लीप ईयर नहीं होता ना तो मैं स्टूडेंट को बोलता 3 अक्टूबर याद कर ले। लेकिन अपने तो अभी मई 24 में पास हो रहे हैं ना, तो नवंबर 24 मई 24 में लीप ईयर है, तो 4 अक्टूबर याद करना। ओके, 4th भी है तो भी चलेगा, 180 डेज और मोर। 4 अक्टूबर के बाद पुट टू यूज किया तो फिर तो बहुत लेट हो गया ना, फिर तो बाद में यूज करने का टाइम ही कम मिला है, तो लेस देन 180 डेज हुआ तो हाफ ईयर डेप्रिसिएशन मिलेगा। ओके, मैं ना इधर कंडीशंस पे था, देखो जल्दी। कंडीशन में पहली कंडीशन बिजनेस थी, ये ओनर था, फिर 180 डेज पे बात हो रही थी। लुक हियर, डेप्रिसिएशन की पूरी समरी कैसी है, पहले क्लास ऑफ एसेट्स, फिर कंडीशंस हो गया, फिर बाद में मेथड। और डेप्रिसिएशन के लिए कौन सा मेथड यूज करना है, WDV मेथड यूज करना है, WDV मेथड ही यूज करना पड़ेगा, चॉइस नहीं है। लेकिन पावर यूनिट्स होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज, उनको चॉइस है, तुम चाहे तो WDV मेथड यूज करो, स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करो, जो पसंद है करो, लेकिन ये चॉइस किसको है, पावर यूनिट्स, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, ओके, उनको चॉइस है। लेकिन बाकी सब धंधे में WDV मेथड ही फॉलो करना पड़ता है। तो मेथड की थियरी होगी। बाद में क्या, रेट्स, डेप्रिसिएशन के रेट्स अपने को मुंह पे बाहर होने चाहिए। ये देखो, डेप्रिसिएशन के रेट्स के लिए देखो मैंने इधर क्या बना के रखा है, लुक हियर, दुनिया में 4 कैटेगरी ऑफ एसेट्स होते हैं ना, तो चारों का रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन सी 1 बाय 1 देखना। पहले बिल्डिंग में रेट कितना होता है ना, मैं कुछ नहीं बोला तो 10% ही लेना, बिल्डिंग सब में दिया होना 10% ही लेना। लेकिन बी केयरफुल, अगर क्वेश्चन में बोला है ना रेसिडेंशियल बिल्डिंग है तो 5%। रेसिडेंशियल बिल्डिंग मतलब ऐसे नहीं कि मैं उसमें रह रहा हूँ, मैं नहीं रह रहा हूँ, लोग बाग रह रहे हैं, मैंने तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग में अपना धंधा चालू कर दिया है। अरे कोई कोई बिल्डिंग में होता है लोग बाग रहते हैं, लेकिन मैंने उस बिल्डिंग में कोई फ्लैट लेके अपनी ऑफिस बना दी। तो अगर तुम रेसिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर अपनी ऑफिस खोल दोगे, धंधा खोल दोगे, तो 5% मिलेगा, क्योंकि रेसिडेंशियल बिल्डिंग की लाइफ थोड़ी अच्छी होती है ना, और लाइफ अच्छी होती है तो रेट कम होता है, 5% डेप्रिसिएशन ही आएगा। लेकिन कॉमर्शियल बिल्डिंग में तू ऑफिस खोल के बैठ गया तो कॉमर्शियल बिल्डिंग की तो ऐसी घिस घिस के पिटाई होती है ना कि उसकी लाइफ कम होती है, और लाइफ कम रेट ज़्यादा। डेप्रिसिएशन में यही लॉजिक होता है, लॉन्गर द लाइफ स्मॉलर द रेट, और शॉर्टर द लाइफ बिगर द रेट। और कॉमर्शियल बिल्डिंग के अब उसका वेयर एंड टेयर बहुत ज़्यादा होता है ना, उसका लाइफ कम, इसलिए 10%। और प्रॉब्लम में कुछ नहीं दिया ना तो कॉमर्शियल बिल्डिंग ही अज्यूम करना, क्योंकि अक्सर लोग धंधा करते तो कॉमर्शियल बिल्डिंग में धंधा करते हैं ना। ओके, फिर वुडन स्ट्रक्चर्स टेम्पररी इरेक्शन दिया तो 40%। जैसे फिल्म की शूटिंग होती है ना, पिक्चर सिंघम विंगम पिक्चर, अजय देवगन, रोहित शेट्टी, तो उन लोग क्या नकली पुलिस स्टेशन बनाते हैं। अब नकली पुलिस स्टेशन दिखने में तो 4 दीवार छत है ना, और एक बार 4 दीवार छत है तो बोलना तो बिल्डिंग ही पड़ेगा, लेकिन वो पुलिस स्टेशन जो बना है ना वो टेम्पररी स्ट्रक्चर है, थोड़े टाइम में डिमोलिश कर देंगे, तो उसकी लाइफ कम है, लाइफ कम तो रेट ज़्यादा। कितना रेट है, 40% डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो ये टेम्पररी इरेक्शंस मतलब बेस्ट एग्जाम्पल फिल्म शूटिंग्स के हो गए। वुडन स्ट्रक्चर्स मतलब कोई लकड़े का कैबिन बना दिया 4 दीवार छत वाला, तो ये सब क्या छोटी लाइफ वाले होते हैं ना, इसे रेट 40%। लेकिन कुछ नहीं बोला तो 10 पकड़, जो मैंने बॉक्स में डाला है ना ये बाय डिफॉल्ट अपने को 10% ही लेना है।
फर्नीचर में ज़्यादा मच नहीं, 10% ही है। इनटेंजिबल एसेट्स में 25%, लेकिन गुडविल पे डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है। ओके, क्योंकि गुडविल तो अपने धंधे की रेपुटेशन है, और रेपुटेशन तो क्या धीरे धीरे इंप्रूव होती है ना यार। हाँ, कोई किसी की रेपुटेशन डाउन होती है वो नेगेटिव मत सोचो ना। यूजुअली गुडविल इज योर रेपुटेशन विच कीप्स ऑन अप्रिशिएटिंग, तो अप्रिशिएट होता है, उसमें डेप्रिसिएशन नहीं आना चाहिए। तो लॉ ने बोला गुडविल को छोड़ दे, बाकी सब इंटेंजिबल में मिलेगा, लाइक पेटेंट, कॉपीराइट्स वगैरह वगैरह, ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम, ये सब इंटेंजिबल एसेट पे 25% डेप्रिसिएशन मिलता है। ओके, याद रखना पड़ता है, खाली सुनो मत, याद करते हो। फिर प्लांट एंड मशीनरी में क्या आता है, सब आ गया, बिल्डिंग, फर्नीचर, इंटेंजिबल के अलावा सब प्लांट एंड मशीनरी है। अब प्लांट एंड मशीनरी में देखो क्या है, अगर गाड़ी है तो 15% डेप्रिसिएशन आएगा, लेकिन वो गाड़ी हायरिंग बिजनेस में यूज होती है, मतलब मैं गाड़ी रेंट पे देता हूँ, तो गाड़ी रेंट पे दूंगा तो गाड़ी का वेयर एंड टेयर ज़्यादा होगा, मतलब मेरी गाड़ी सब लोग यूज़ करेंगे तो गाड़ी की तो लाइफ कम, और लाइफ कम रेट ज़्यादा, कितना 30%। मतलब अगर मैं गाड़ी खुद यूज़ करता हूँ धंधे में तो 15%, लेकिन गाड़ी को रेंट पे देने का धंधा चालू कर दिया ना तो मेरी गाड़ी की लाइफ ही कम हो जाएगी, लाइफ कम तो रेट ज़्यादा, कितना 30%। फिर शिप्स और एयरक्राफ्ट में ना, शिप लोग की लाइफ थोड़ी ज़्यादा होती है, शिप मजबूत होती है ना, और लाइफ बड़ी तो रेट कम है 20, लेकिन एरोप्लेन बेचारा कमजोर होता है, उड़ना पड़ता है ना, कभी उड़ते उड़ते टपक गया तो भरोसा नहीं है। क्या टपकने देते नहीं, इन लोग टाइम टू टाइम एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करते रहते हैं, लेकिन एयरक्राफ्ट थोड़ा सेंसिटिव होता है, कमजोर, छोटी लाइफ है, इसलिए 40% रेट है। तो शिप स्ट्रॉन्ग है, लॉन्ग है, सी दिमाग बेटा, लॉन्गर द लाइफ छोटा रेट, और जिसकी लाइफ कम है रेट बड़ा, तो एयरक्राफ्ट की लाइफ थोड़ी कम होती है तो 40%। फिर कंप्यूटर्स का भी 40%, क्योंकि कंप्यूटर का क्या है, टेक्नोलॉजी फटफट चेंज होता है ना, तो लाइफ कम है तो 40%। बुक्स को भी हम लोग एसेट मानते हैं। सी बुक्स भले 1000 रुपए की होगी, लेकिन चार्टेड अकाउंटेंट, वकील, जो प्रोफेशनल होते हैं उन लोगों के लिए तो बुक्स तो पैसा छापने का मशीन है, बुक है तो नॉलेज है, नॉलेज है तो पैसा मिलता है, और प्रोफेशनल्स लोग के लिए बुक को क्या बोलना चाहिए, पैसा छापने का मशीन है, और मशीन को तो एसेट बोलते हैं ना, लेकिन ये ऐसी मशीन इससे नॉलेज प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए बुक्स को भी हम लोग फिक्स्ड एसेट गिनते हैं। लेकिन बुक्स की लाइफ कितनी होती है, बुक्स फटफुटा जाती है, इसे लाइफ कम तो रेट ज़्यादा, कितना 40%। फिर पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, फैक्ट्री में लगे हुए रहते हैं ना, सी पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट को क्या करना है, बाहर पॉल्यूशन ना जाए, इससे बेचारा खुद ऑब्जॉर्व करता है, तो इक्विपमेंट अगर खुद पॉल्यूशन ऑब्जॉर्व करेगा तो खुद मर जाएगा बेचारा, तो उसकी भी लाइफ कम है 40%। फिर जनरल रेट 15%, मतलब अगर बिजनेस का कोई भी एसेट है जो अपनी इस लिस्ट में नहीं आ रहा है तो उसको 15% ले लो। जैसे क्वेश्चन में दे दिया एयर कंडीशनर 15%, मोबाइल फोन्स 15%, अरे ऐसा कोई भी दे दिया ना जिसका मैंने रेट नहीं बताया तो 15% लेंगे। ओके, तो ये सब रेट्स अपने को याद रखने हैं। तो डेप्रिसिएशन के रेट्स हो गए। फिर रेट्स के बाद ये देख, फटफट देखना, बहुत बड़ा चैप्टर है। रेट्स हो गया, फिर उसके बाद सिस्टम ऑफ डेप्रिसिएशन। सिस्टम, अब देखो सिस्टम है ना, क्या होता है, दो सिस्टम होते हैं डेप्रिसिएशन के, एक होता है इंडिविजुअल एसेट सिस्टम, एक होता है ब्लॉक ऑफ एसेट सिस्टम। इंडिविजुअल एसेट सिस्टम मतलब क्या होता है ना, मैं हर एक एसेट पे अलग अलग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का, लेकिन वो सिस्टम में इनकम टैक्स वाले बिलीव नहीं करते, क्योंकि गवर्नमेंट क्या बोलती है, यार हमने जो रेट्स दिए ना वो रेट्स ऐसे ना, कितने सारे एसेट्स के रेट्स ही सेम है, कितने सारे एसेट्स के रेट्स ही सेम है, और जब सेम रेट वाले बहुत सारे एसेट है तो सबका अलग अलग निकालने में टाइम वेस्ट होता है। ये देखो इधर, जैसे मान लो मेरे पास 3 एसेट है, तीनों का रेट 10% है। अब जब तीनों का रेट 10% है तो सोच मैं अलग अलग निकालूंगा तो मेरा टाइम नहीं लग रहा ज़्यादा। 1 लाख पे 10% निकाला, फिर 1 लाख पे 10% निकाला, फिर 1 लाख पे 10% निकाला, ये तो मैंने 3 ही एसेट लिए। असली ज़िंदगी में तो अपने पास है ना 100 एसेट्स होते हैं ऐसे ना कि जब का रेट ही सेम है। अरे अपने रेट्स नहीं देखे, तुमको लग रहा है कि रेट्स में ज़्यादा वैरायटी के, बहुत सारे सेम ही है, बहुत सारे से। जब 40 को देख लो, एरोप्लेन का भी 40, कंप्यूटर का भी 40, बुक का भी 40, कितने सारे 40 वाले, 15 वाले देखो गाड़ी है, और जनरल रेट में तो कितने सारे, तो सेम रेट वाले तो 100-200 एसेट्स हो सकते हैं। अब सब पे ये देखो अलग अलग डेप्रिसिएशन निकालना टाइम कंज्यूमिंग होता है। इससे गवर्नमेंट ने क्या बोला, ये एसेट वाइज डेप्रिसिएशन मत निकालो, ब्लॉक्स बनाओ। ब्लॉक्स मतलब जिन जिन एसेट्स का परसेंटेज सेम है ना
उसका ग्रुप बना के इकट्ठा डेप्रिसिएशन निकालो, शॉर्टकट हो जाता है। तो ये देखो इधर मैंने शॉर्टकट कैसे बनाया, ये तीनों का 10% है ना, तो तीनों को कंबाइन करके सिंगल ब्लॉक ट्रीट करो। ऐसे गिनो ही मत कि 3 चीज है, वो ऐसे मान लो वो एक ही चीज है और पूरे का इकट्ठा डेप्रिसिएशन निकालो, देखो एक बार में आंसर आ जाता है। ओके, इसलिए अपने को गवर्नमेंट ने क्या बोला है, देखो इनकम टैक्स में हम ये सिस्टम नहीं फॉलो करेंगे, इनकम टैक्स में ब्लॉक ऑफ एसेट सिस्टम ही चलेगा। मतलब ब्लॉक्स बनाओ और पूरे ब्लॉक का एक साथ इकट्ठा डेप्रिसिएशन निकालो। लेकिन ब्लॉक कैसे बनाते हैं, जिन जिन एसेट्स का परसेंटेज सेम है उसको ग्रुप करते हैं ना। लेकिन सी इधर थोड़ा केयरफुल रहना, मान लो मेरे पास 3 बिल्डिंग है, ओके, और 3 फर्नीचर है। रेट्स बताओ क्या रेट्स, बिल्डिंग का रेट 10%, फर्नीचर का भी रेट 10%, तो ये सब 10% वाले लोग हैं ना ये। लेकिन इसका मैं झुंड नहीं बना सकता क्योंकि ब्लॉक बनाने का रूल है, रेट के साथ साथ क्लास भी सेम होना चाहिए, क्लास। लेकिन इधर बिल्डिंग और फर्नीचर 2 अलग कैटेगरी है, तो ये इसका मिलन नहीं हो सकता, ये इंटरकास्ट मैरिज हो जाएगा। ओके, बिल्डिंग फर्नीचर क्या हमारी फीलिंग्स तो मैच हो रही है ना, हम लोग के पीछे प्यार तो है ना, मैं भी 10 वो भी 10, लेकिन फीलिंग मैच होने से नहीं होता, इधर इंटरकास्ट मैरिज अलाउड नहीं है, ऐसे सोचो। ओके, मतलब इधर ब्लॉक कैसे बनता है, रेट्स फीलिंग्स भी सेम, रेट्स मतलब और क्लास भी सेम होना चाहिए। लेकिन बिल्डिंग और फर्नीचर तो दोनों अलग, क्लास मतलब क्या, 1 2 3 4 कैटेगरी है, तो 4 कैटेगरी को मर्ज नहीं कर सकते कभी भी। हाँ, विद इन दी कैटेगरी ब्लॉक बनता है। जैसे मान लो प्लांट एंड मशीनरी में मेरे पास एरोप्लेन है 3 और 4 बुक्स है, तो एरोप्लेन और बुक्स का कोई कनेक्शन ही नहीं है, लेकिन दोनों का रेट सेम है और दोनों क्लास भी सेम है, तो उसका ब्लॉक बन जाता है। तो ब्लॉक कैसे बनाते हैं, रेट भी सेम, क्लास मतलब कैटेगरी भी सेम होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एयर कंडीशन का रेट क्या है 15%, देखो जनरल रेट में आता है ना। फैक्ट्री मशीन्स का रेट क्या है 15%, गाड़ी का रेट क्या है 15%। ये जितने भी 15% वाले सब ब्लॉक बन सकते हैं और सब प्लांट एंड मशीनरी के अंदर वाले ही है। एयर कंडीशन भी प्लांट एंड मशीनरी में आता है, फैक्ट्री मशीन्स भी प्लांट एंड मशीनरी में आता है, मोटर कार भी प्लांट एंड मशीनरी। रेट भी सेम होना चाहिए, क्लास भी सेम होना चाहिए, तब जाके ब्लॉक बनता है। ओके, फिर ब्लॉक बनाने के बाद क्या करना है, उसको पूरा ग्रुप बना के उस पर एक साथ कंबाइंड डेप्रिसिएशन निकालना पड़ता है। ओके, तो ये सिस्टम था। इन शॉर्ट ये सिस्टम मत फॉलो करो, ये सिस्टम फॉलो करो। फिर अगली थियरी, ये देखो 5वीं चीज थी। पहले मैंने क्लास ऑफ एसेट्स पढ़ाया था, 4 कैटेगरी, फिर कंडीशंस पढ़ाई मैंने, फिर मेथड्स पढ़ा दिया, रेट्स पढ़ा दिया, फिर बाद में सिस्टम पढ़ाया मैंने। अब मैं पढ़ा रहा हूं अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। मेन तो ये है ना कि अपने सम सॉल्व करते टाइम डेप्रिसिएशन की अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सी अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए मैंने एक इलस्ट्रेशन लिया, ये देखो। पहले बताओ डेप्रिसिएशन का अमाउंट अपने एक एक एसेट का एसेट वाइज निकालते क्या ब्लॉक वाइज, ब्लॉक वाइज। तो ये देखो मैंने एक ब्लॉक का डिटेल दिया तुमको। मान लो एक ब्लॉक है, उसमें 5 मशीन से, मशीनरी अज्यूम कर लो, मशीनरी 5 मशीन से, लेकिन उसमें दिख रहा है, ये देखो मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ, ये देखो उसमें ये 3 है ना पुरानी मशीन से, और रेड वाली जो मशीन है वो नई मशीन है। ओके, और इन 3 पुरानी मशीन में से एक मशीन को मैंने बेच भी दिया, और ये जो 2 नई मशीन है ना मैंने खरीदी ड्यूरिंग दी ईयर। ये एक मशीन को खरीदे हुए 100 डेज ही हुए खाली, और उसका कॉस्ट 2 लाख है, और दूसरी मशीन को खरीदे हुए 300 दिन हो गए और उसका कॉस्ट 4 लाख है। डेटा देख लो बराबर, 5 मशीन्स का ब्लॉक है, 3 तो पहले से थी, उसमें से एक बेच भी दी, 2 और नई मशीन खरीदी, उसमें एक 100 दिन के लिए पुट टू यूज किया है, दूसरा 300 डेज के लिए पुट टू यूज किया है। अब बताओ इसको तुम लोग ऐसा करोगे, 5 अलग एसेट है, 5 का हिसाब अलग लगाओ, मत करना। सी भले 5 एसेट है, एक बार ब्लॉक बन गया ना उसको ऐसे समझना चाहिए एक ही चीज है, इसका एक सिंगल कैलकुलेशन होगा। आज अगर ब्लॉक ऑफ एसेट सिस्टम नहीं होता ना तो 5 चीज का मैं 5 अलग अलग वर्किंग करता,
लेकिन ब्लॉक है ना तो पांचों का एक कॉमन वर्किंग होगा। और पता है कैसे वर्किंग होगा, ये देखो इसका एक फॉर्मेट है। सबसे पहले ओपनिंग WDV लिख दो, किसका, जो पुरानी मशीन है वो। तो मान लो ओपनिंग WDV 7 लाख है, और ये 3 क्या लिखा है ना, 3 इज द नंबर ऑफ मशीन्स। मेरे पास स्टार्टिंग में 3 मशीन थी ना ब्लॉक में, तो जो 3 मशीन 3 नंबर है और उसका वैल्यू क्या है 7 लैक्स। फिर ड्यूरिंग द ईयर मैंने 2 रेड वाली मशीन परचेस की है, एक की कॉस्ट क्या है 2 लाख, दूसरे की कॉस्ट क्या है 4 लाख, और 2 लाख और 4 लाख कितना हो गया 6 लाख। तो देखो मैंने 6 लाख सही लिखा है कि नहीं। माना कि वो अलग ही मशीन है, लेकिन एक बार ब्लॉक बनता है ना तो हम साथ है, ओके, साथ ही रहेंगे। तो वो 3 पुरानी मशीन में नई मशीन को भी घुसेड़ दो, और उसमें कोई बोले नहीं एक 180 डेज से कम है, दूसरा 180 डेज से, अरे होने दो ना, एक बार पूरा सब इकट्ठा कर लो। तो ओपनिंग WDV में पुराने एसेट्स आ गए, परचेजेस में नए एसेट आ गए, चाहे 180 डेज से कम हो के ज़्यादा हो, सब एक साथ जमा कर दो। और ये मैंने इधर 2 क्या लिखा है, 2 इज द नंबर ऑफ मशीन, 2 मशीन मैंने खरीदी है ना। फिर कमॉन, हिम्मत रहो, कमॉन। फिर उसके बाद टोटल क्या हो गया 13 लाख। एंड फिर मैंने एक मशीन को बेचा भी था, देख, तो जो मशीन को बेचा ना उसका सेलिंग प्राइस माइनस करना है। ये देखो मैंने सेलिंग प्राइस को डबल अंडरलाइन किया ना, क्योंकि इन लोग क्या लल्लू बनाने के लिए क्या बोलते हैं, जिस मशीन को बेचा उसका WDV ये था, उसका ओरिजिनल कॉस्ट ये था, ये सब फालतू डेटा देंगे। लेकिन अपने को स्ट्रिक्टली सेलिंग प्राइस लेस करना है, क्योंकि मुझे सेलिंग प्राइस माइनस करके फाइंड करना है कि मेरा एक्सपेंडिचर कितना हुआ है ब्लॉक पे। मैं डिडक्शंस पढ़ा रहा हूँ, और डिडक्शन का ताल्लुक एक्सपेंस के साथ है, और एक्सपेंस अगर मुझे मेजर करना है तो आई वांट टू सी कितना पैसा जा रहा है और कितना पैसा आ रहा है। जा रहा है मतलब खरीदने में कितना जा रहा है, और बेचेंगे तो कितना आ रहा है। तो अगर कुछ बेचा है ना तो अपने को देखना कितना पैसा मिला, वो कितने का मशीन गया भाड़ में, बेच के मिला कितना, कि जो पैसा मिला उससे मेरी कॉस्ट कम होगी ना, और कॉस्ट कम हुई तो मेरा एक्सपेंडिचर कम, ओके। इन शॉर्ट सेल में ना प्योर सेलिंग प्राइस का इफेक्ट देना, और कुछ अमाउंट इन लोग देंगे ध्यान मत देना। और अज्यूम करो 1 लाख उसकी सेलिंग प्राइस है, तो 1 लाख सेलिंग प्राइस है, तो मतलब अपना जो ब्लॉक 13 लाख का था, 1 लाख वापस आ गए ना बेच के, तो अपने को 12 लाख एक्सपेंडिचर समझना चाहिए। लेकिन ये तो एक्सपेंडिचर पूरे मशीन्स का है ना, इसका डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। और डेप्रिसिएशन निकालते टाइम क्या करेंगे, इस ब्लॉक में कोई लेस देन 180 डेज वाला घुस के बैठा है ना, तो उसको कोने में लेके चमाट मारना पड़ेगा। किस बात की चमाट, लेस देन 180 डेज वाले आधे साल का मिलेगा। लेकिन उसको किसको कोने में लेंगे, ये देखो मेरे एग्जाम्पल में किसको कोने में लेंगे, ये 100 डेज वाला जो मशीन था ना, इसका अमाउंट क्या था 2 लैक्स, तो मैं इसको इसमें से अलग कर दूंगा 2 लैक्स को। 300 दिन पे नजर मत डाल, 300 दिन तो 180 डेज और मोर है, और 180 डेज और मोर का तो फुल है ना, और फुल ईयर का डेप्रिसिएशन तो पूरे ब्लॉक पे ही है। अनोखा कौन है, लेस देन 180 डेज, तो उसको स्प्लिट कर दो। मतलब ये वाले को, ये लेस देन 180 डेज है, तो इसको मैं कोने में लूंगा, तो कोने में आ इधर, और इसको चमाट मारूंगा। चमाट मतलब आधा ही डेप्रिसिएशन दूंगा। ये देखो मैंने इधर वर्किंग करके रखी है, लोग यार 12 लाख में से 2 लाख को अलग कर दिया मैं, दिख रहा है 2 लाख, और 2 लाख पे डेप्रिसिएशन कितना ले रहा हूं मैं 15%, क्योंकि मैं कब से मशीन बोल के सिखा रहा हूं ना, और सिर्फ मशीनरी क्वेश्चन में दिया हो तो 15% ही होता है। और फिर हाफ मतलब हाफ ईयर का डेप्रिसिएशन, हाफ ईयर हो गया ना। एंड फिर ये 10 लाख को सर्कल किया, मतलब बैलेंस से फिगर है। अपना आंसर 12 लाख आया था, उसमें 2 लाख को हटा के बैलेंस से फिगर 10 लाख, उसमें फुल 15% डेप्रिसिएशन आएगा। इन शॉर्ट ये फॉर्मेट दिमाग में बिठा लो, पहले ओपनिंग WDV में पुराने एसेट्स, फिर ड्यूरिंग द ईयर कुछ परचेज किया वो ऐड कर दो। और परचेज है ना, बेहतर होगा कि 2 पार्ट में दिखाओ, 180 डेज और मोर वाला अलग दिखाओ, लेस देन 180 डेज वाला अलग दिखाओ। परचेज में डालना सब है, लेकिन प्रेजेंटेशन में अलग अलग दिखाओगे तो अपने लिए इजी रहेगा। फिर बाद में लेस सेल्स में सेलिंग प्राइस माइनस करना है। फिर जो भी आंसर आया ना उसमें से उसको कोने में लेके चमाट मार दो। किसको, लेस देन 180 डेज वाले को अलग कर देना, उस पर हाफ ईयर, और बचे हुए अमाउंट पे फुल ईयर, ओके। तो ये डेप्रिसिएशन है। फिर देखो मेरा आंसर क्या आया था, 15,000 प्लस 1,50,000, टोटल कितना आ गया 1,65,000, वो इधर माइनस होता है। अरे मेहनत से निकाले हुआ आंसर का करना क्या है, इसका डिडक्शन मिलेगा। अंडर विच सेक्शन, सेक्शन 32 पढ़ा रहा हूं, मालूम है कि नहीं।
मैंने 30 पढ़ाया था, फिर 31, फिर 32 चल रहा है, तो सेक्शन 32 में 1,65,000 का डिडक्शन मिलेगा। ओके, तो ये अमाउंट और डेप्रिसिएशन की थियरी थी। फिर लुक हियर, मैं लाइन से जा रहा हूँ ना, ये देखो, ये अपने क्लास ऑफ एसेट्स पढ़े, फिर कंडीशंस, फिर मेथड WDV होता है, फिर रेट्स, सिस्टम में ब्लॉक ऑफ एसेट सिस्टम होना चाहिए, सेम रेट वाले सेम क्लास वाले इकट्ठे कर दो, फिर उसका इकट्ठा वर्किंग करके अमाउंट और डेप्रिसिएशन निकालना है, वो मैंने सिखाया। ओके, अगली थियरी क्या है? सेल ऑफ एसेट्स। सी सेल ऑफ एसेट पे थियरी है, देखो सेल ऑफ एसेट मतलब ये देखना, लुक हियर, ये देखो अभी भी मैंने तुमको वर्किंग बताई ना, ये ओपनिंग WDV, ऐड, परचेज, लेस सेल्स, एंड फिर हम लोग डेप्रिसिएशन निकाले। अब है ना, इसमें जो लेस सेल्स होता है ना, इसकी एक थियरी है। अब बताओ, हम लोग कभी भी कोई एसेट को बेचते हैं तो उसका प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं ना अकाउंट्स में। प्रॉफिट हुआ तो P&L क्रेडिट साइड, लॉस हुआ तो P&L डेबिट साइड। लेकिन ये परंपरा है कि जब कभी भी एसेट बेचा तो उसका प्रॉफिट और लॉस निकालो। लेकिन सी, इनकम टैक्स में थोड़ा अलग है, ब्लॉक बन जाता है ना। अब ब्लॉक बन जाता है ना, तो उसमें अगर 100 एसेट्स भी होंगे ना, तो उसको हम लोग पूरा एक ही चीज मानते हैं। तो अगर ब्लॉक में से अगर कोई 1-2 एसेट बिका ना, तो उसका प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने मत बैठो, कि ब्लॉक में मान ले 100 एसेट्स है मेरे पास, हो सकता है ना, क्योंकि 100 एसेट्स का रेट सेम है, क्लास सेम है। तो अगर एक 100 एसेट्स का एक ब्लॉक है, तो ये भूल जाओ कि 100 चीज है, ऐसे मान लो एक ही चीज है। अब वो ब्लॉक में से 3-4 एसेट बिक भी गए ना, तो अपने को प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेशन करने नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि 3-4 एसेट चले भी गए तो क्या हो गया, ब्लॉक तो पहले भी था अभी भी है, और जो चीज पहले भी थी अभी भी है, तो उसको सेल जैसा गिनो ही मत, और उस पर प्रॉफिट और लॉस मत निकालना। और इनकम टैक्स में प्रॉफिट और लॉस मतलब कैपिटल गेन्स। अकाउंट्स में तो क्या होते हैं, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, बट इनकम टैक्स में क्या होता है, कैपिटल गेन्स होता है, वो चीज। ओके, लेकिन इतने बड़े ब्लॉक में से 2-4 एसेट गए ना, तो उस बेचने को बेचना ही मत गिनो, क्योंकि 2-4 एसेट चले भी गए तो क्या हो गया, ब्लॉक पहले भी था अभी भी है, और जो चीज पहले भी थी अभी भी है, उसको सेल ही मत गिनो, और उस पर कैपिटल गेन कंप्यूट नहीं होगा। हाँ, अगर ब्लॉक में 100 एसेट्स है, सब बिक गए, सबके सब बिक गए, तब तो ऐसा बोलना जो हाय राम, एक ब्लॉक हुआ करता था पूरा बिक गया मतलब ब्लॉक खत्म, तब कैपिटल गेन निकालते। तो सी, अकाउंट्स में क्या किया है बताओ तुम लोग ने बचपन से, हर एसेट की सेल पे प्रॉफिट लॉस चालू हो जाता है। एसेट बेचा नहीं कि अपने प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेशन चालू कर देते हैं, लेकिन वो अकाउंट से। इनकम टैक्स में क्या ब्लॉक्स बनाते हैं ना, और एक बार ब्लॉक बनता है ना, तो ब्लॉक में अगर 2-4-5 एसेट बिके ना, तो उस बेचने को बेचना ही मत गिनो। इट्स मियर रिकवरी ऑफ कॉस्ट। मियर रिकवरी मतलब ये देखो, जिस ब्लॉक पे जैसे ये वाले एग्जाम्पल में 13 लाख डाला था, उसमें से 1 लाख वसूल हो गया। जैसे इधर भी देखो 5 एसेट्स का ब्लॉक था ना, एक को ही बेचा है, तो एक को बेचा मतलब उसको बेचना ही नहीं गिनते, ठीक है ना। एक को बेच के पैसा आया तो अपनी कॉस्ट रिकवर हो गई, लेकिन उसको सेल जैसा नहीं ट्रीट करेंगे। नहीं तो क्या सेल का हुआ मचा देवे तो कैपिटल गेन भी निकालना पड़ता है ना, मत निकालना इधर। लेकिन ओके, तो इन शॉर्ट सी ब्लॉक में है ना, एकाध एसेट की बेचने को बेचना मत गिनो, उसमें कैपिटल गेन का कैलकुलेशन मत करना। तो टेल मी, अगर सब कुछ बिक गया तो, सब बिक गया तो कैपिटल गेन कैलकुलेट करना पड़ेगा। मतलब ये देखो एक्चुअली है ना, ब्लॉक ऑफ एसेट में टोटल है ना 4 पॉसिबिलिटी बनती है। लुक हियर, एक से है ना, ब्लॉक ऑफ एसेट्स में है ना, या तो सब एसेट्स बिक जाएंगे या फिर कुछ कुछ एसेट बिकेंगे। फिर एंड में पॉजिटिव आंसर भी आ सकता है, नेगेटिव भी। मतलब ये देखो पॉजिटिव मतलब ये देखो, ये आंसर क्या है, 12 लाख पॉजिटिव है ना, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव आंसर। लेकिन ये आंसर अगर माइनस में आ गया तो नेगेटिव आंसर बोलते हैं। और ये क्या है, ऑल सोल्ड मतलब ब्लॉक में जितने सब बेच दिए, सम सोल्ड मतलब कुछ कुछ ही बेचा। और ये चारों केस को हैंडल करने आ गया मतलब अपने को आता है बराबर से। ओके, तो सी एक एक करके बताऊंगा। पहले मैं ऑल सोल्ड बताऊंगा, फिर उसमें पॉजिटिव नेगेटिव, फिर सम सोल्ड बताऊंगा, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव। ये देखो ऑल सोल्ड में क्या होता है, ये देखो ऑल सोल्ड, ये दिख रहा है ऑल सोल्ड, फील हुआ कि नहीं ऑल सोल्ड। तो देखो ऑल सोल्ड लग रहा है, इधर देखो 3 मशीन थी, 2 खरीदी, 5 हो गई। और ये देख ब्लैक कलर में क्या लिखा, 5 बेच दी, 5 बेच दी मतलब सब कुछ बेच दिया। और सब बेच दिया तो ये देखो, ये नंबर कॉलम है, नंबर कॉलम।
नंबर कॉलम में क्या हो गया, जीरो, तो जीरो को देख के क्या बोलना चाहिए, ओ जीरो, तो नो एसेट्स नो डेप्रिसिएशन, मतलब डेप्रिसिएशन मत निकाल लेना। कितने लोग तो क्या करते हैं, नहीं भाई ये तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मेट है तो डेप्रिसिएशन तो निकालेंगे ना। अरे डेप्रिसिएशन किस बात का, जब ब्लॉक के सारे एसेट्स ही बिक चुके तो नो एसेट्स नो डेप्रिसिएशन। फिर ऐसे में तो अपने को कैपिटल गेन का माहौल बनाना चाहिए, क्या बोल के, एक ब्लॉक हुआ करता था अब वो चल बसा, पूरा ब्लॉक ही बिक गया तो उस पर कैपिटल गेन निकालेंगे। और निकालना कुछ नहीं है, ये निकला हुआ ही है, देखो ये 3 लाख को मैं लॉस बोलूंगा। लॉस क्यों बोलूंगा मालूम है, ये देखो 13 लाख ब्लॉक की वैल्यू थी और बेच के 10 लाख ही मिला, पैसे कमती मिले, मतलब नुकसान हो गया, घाटा हो गया, तो 3 लाख को बोलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। और ये हमेशा शॉर्ट टर्म ही होता है कि ब्लॉक में क्या इतने सारे एसेट का खिचड़ी हो जाता है ना, कुछ 10 साल पुराना होता है, कोई 2-4 महीने पुराना होता है, तो उसको हमेशा शॉर्ट टर्म ही ट्रीट करते हैं। लेकिन तुम लोग बोलोगे नहीं हम लोग कैपिटल गेन से पढ़ते हैं ना कि 3 साल से ज़्यादा हो गया तो लॉन्ग टर्म होता है, लेकिन वो किसके लिए होता है, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स के लिए। ये सब एसेट्स पे डेप्रिसिएशन आता है ना, जिन एसेट्स पे डेप्रिसिएशन आता है ना उसका ब्लॉक बन जाता है, और ब्लॉक बनता है ना तो इतने सारे एसेट का खिचड़ी हो जाता है तो शॉर्ट टर्म ही ट्रीट करते हैं। लेकिन डेप्रिसिएशन वाले एसेट्स का, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे घर पे गोल्ड पड़ा है, अब गोल्ड थोड़ी बिजनेस का एसेट है, उस पर थोड़ी डेप्रिसिएशन आता है, तो उसमें गिनो अगर गोल्ड 3 साल तक है तो शॉर्ट टर्म, 3 साल के बाद बेचा तो लॉन्ग टर्म। मेरे पास शेयर्स पड़े, शेयर्स में 1 ईयर होता है, 1 ईयर तक होल्ड किया तो शॉर्ट टर्म, 1 ईयर के बाद बेचा तो लॉन्ग टर्म। मतलब वो शॉर्ट लॉन्ग गिनती करके करते ना, वो किस में करते, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स। एक रूल ही बना दो, डेप्रिशिएबल एसेट्स की दुनिया ऐसी होती है, हमेशा शॉर्ट टर्म ही होता है, ओके। लेकिन नॉन डेप्रिशिएबल होता है, उसमें गिनो अगर विद इन 3 ईयर्स बेच दिया तो शॉर्ट टर्म, और 3 ईयर्स से ज़्यादा हुआ तो लॉन्ग टर्म। कभी कभी 1 ईयर भी होता है कैपिटल गेन से, मालूम है। और इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है ना कैपिटल गेन्स में तो 2 ईयर्स होता है, लेकिन वो गिन के डिसाइड करना ये नॉन डेप्रिशिएबल एसेट में होता है, ओके। तो एनीवेज इधर तो हमेशा शॉर्ट टर्म ही ट्रीट करना चाहिए। और ये लॉस है, लेकिन टेल मी, ये तो पॉजिटिव आंसर आया था लास्ट में, देखना 3 लाख पॉजिटिव था, लेकिन नेगेटिव आंसर आया तो ये दो नेगेटिव आ गया, -1 लाख है ना नेगेटिव। तो सब कुछ सेम है, नंबर कॉलम में 0 है तो नो एसेट नो डेप्रिसिएशन, और इसको अभी शॉर्ट टर्म गेन बोलूंगा, क्यों, क्योंकि 13 लाख ब्लॉक की वैल्यू थी और बेच के 14 लाख मिला, वाह ज़्यादा पैसे मिले, मतलब फ़ायदा हो गया, तो इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलेंगे, और ऑलवेज शॉर्ट टर्म, ओके। तो ये ऑल सोल्ड हो गया। फिर अब देखो सम सोल्ड, ये दिख रहा है, मैंने सब कुछ बेचा है कि 4 ही बेचा है, अरे 5 मशीन का ब्लॉक है ना, लेकिन 4 ही बेचा है, तो इसको ऑल सोल्ड बोलेंगे, सम सोल्ड। सम सोल्ड, तो ये देखो अपने पास 3 मशीन थी, 2 खरीदी थी, 5 हो गई थी, लेकिन उसमें 4 ही बेचा है, मतलब अभी भी 1 मशीन बची है। तो अगर 1 मशीन बची होती है ना तो अपने बोलेंगे यस एसेट यस डेप्रिसिएशन। एक एसेट को देख के एक्साइट हो जाता हूं मैं, और एक्साइट होके क्या बोलेंगे, यस एसेट यस डेप्रिसिएशन। तुम लोग को पता है नंबर कॉलम बनाना बहुत जरूरी है, कि नंबर में लास्ट में 0 दिखा तो क्या बोलते हैं, नो एसेट नो डेप्रिसिएशन, फिर कैपिटल गेन कैपिटल लॉस आएगा। लेकिन नंबर कॉलम में एक एसेट भी दिखा ना, 1 2 3 4 कुछ एसेट्स पड़े हैं ना, तो यस एसेट यस डेप्रिसिएशन। एंड फिर डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, ये 3 लाख का सर्टन परसेंटेज, 3 लाख का सर्टन परसेंटेज, वो तो डेप्रिसिएशन के रेट पे डिपेंड करता है, और 3 लाख में अगर कोई लेस देन 180 डेज वाला घुसा हुआ है ना तो उसको स्प्लिट करके उसका आधा बैलेंस का फुल ईयर, बट इसमें डेप्रिसिएशन आएगा। एंड कोई पूछे कैपिटल गेन का क्या, कैपिटल गेन नहीं आएगा, कि ब्लॉक तो पहले भी था अभी भी है, ठीक है। पहले ब्लॉक में 5 लोग थे, अभी 4 लोग थे, लेकिन 5 4 से सॉरी अभी 1 है, पहले ब्लॉक में 5 एसेट थे, अभी 1 ही बचा है, लेकिन है ना ब्लॉक, और जो ब्लॉक पहले भी था अभी भी है उसमें कैपिटल गेन नहीं आता है। अब देखो ये तो पॉजिटिव आंसर था ना, नेगेटिव आ गया, देखो ये लास्ट में नेगेटिव आंसर आया, इससे बोलते हैं नेगेटिव बैलेंस। तो इसमें क्या करेंगे, पहले तो एक एसेट को देख के मन में एक्साइटमेंट होती है, एक एसेट है मेरे पास, यस एसेट यस डेप्रिसिएशन, लेकिन देखो क्या लिखा है मैंने, यस एसेट बट नो डेप्रिसिएशन।
क्योंकि डेप्रिसिएशन तो बहाना है, एसेट की कॉस्ट को घटाना है। लेकिन ज़रा देखिए गौर से, एसेट की कॉस्ट 13 लाख थी और अपने को 14 लाख मिल गया, मतलब एसेट की सारी कॉस्ट ही रिकवर हो गई। और जब कॉस्ट ही रिकवर हो गई तो डेप्रिसिएशन किस बात का? कोई बोलेगा नहीं एक एसेट पड़ा है ना, अरे एसेट के होने से थोड़ी होता है। मैंने क्या डायलॉग मारा था, डेप्रिसिएशन तो बहाना है, एसेट की कॉस्ट को घटाना है। कॉस्ट होती है ना तो उसका डेप्रिसिएशन आता है। लेकिन इधर मेरी जो कॉस्ट थी ना 13 लाख, उसके सामने तो बेच के 14 लाख मिल गया। भले मैंने सब एसेट को नहीं, 5 में से 4 को ही बेचा, लेकिन जो भी है 13 लाख की तो कॉस्ट पूरी रिकवर हो गई। उल्टे का 1 लाख ज़्यादा मिला है, 1 लाख ज़्यादा मिला ठीक है, लेकिन कॉस्ट तो रिकवर हो गया ना, तो न रही कॉस्ट न रहा डेप्रिसिएशन। तो इधर क्या बोलना चाहिए, यस एसेट बट नो डेप्रिसिएशन। और मैंने क्या बोला, अपनी कॉस्ट रिकवर हो गई ना, उल्टे का एक्स्ट्रा रिकवरी हुआ है, 1 लाख से एक्सेस रिकवरी। और ये एक्सेस रिकवरी को बोलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। अरे मतलब कभी कभी ब्लॉक में ना 1-2 एसेट ही बेचा होता है, लेकिन 1-2 एसेट बेच के इतना ज़्यादा पैसा आ गया ना, अरे 1-2 एसेट ही बेचा है लेकिन 1-2 एसेट बेच के इतना पैसा आ गया कि अपनी कॉस्ट तो रिकवर हो गई और एक्स्ट्रा पैसा आ गया, तो एक्स्ट्रा रिकवरी शॉर्ट टर्म गेन होता है। अरे हम कर क्या रहे मालूम है, ये जो सेल होता है ना, इसमें वेराइटीज पढ़ रहे। एग्जाम में कोई भी वेराइटी आ सकती है ना, तो बताओ ब्रॉडली क्या क्या वेराइटी है। या तो सब कुछ बेच दिया होगा, और सब कुछ बेच दिया तो नो एसेट नो डेप्रिसिएशन, या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आएगा या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स आएगा। और डेप्रिसिएशन का तो सवाल ही नहीं है क्योंकि सब कुछ बेच दिया। लेकिन सम एसेट सोल्ड हुआ तो मन में क्या होता है, सब ने कुछ कुछ ही बेचा है तो यस एसेट यस डेप्रिसिएशन, तो ऐसे यस यस करके डेप्रिसिएशन निकाल लो। लेकिन अगर आंसर नेगेटिव में आ गया ना, ये कौन सा आंसर है मालूम है, अंत में जो आंसर आता है ना वो आंसर अगर नेगेटिव में आ गया तो एसेट्स होते हुए भी डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, इट विल बी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। इन शॉर्ट ये चारों केस में से कोई भी एग्जाम में केस आ गया ना, अपना बुद्धि चलाना पड़ेगा। लेकिन बुद्धि कब चलेगी, जब तुम लोग ये नंबर कॉलम बनाओगे, क्यों नंबर से डिसीजन लेते हैं। नंबर कॉलम में 0 हो गया तो ऑल सोल्ड, फिर नो एसेट नो डेप्रिसिएशन। नंबर कॉलम में एक आध एसेट बचा है तो सम सोल्ड, और सम सोल्ड में डेप्रिसिएशन आता है ना, और नेगेटिव आ गया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। ओके, तो इसका तो क्या है, मैं रेगुलर लेक्चर में गाना गा के बताता हूँ, और गाना बोलना पड़ता है क्योंकि मेरे रेगुलर लेक्चर वाले भी रिवीजन देख रहे हैं ना। तो इसका गाना मैंने कुछ ऐसा बनाया था, ऑल सोल्ड सम सोल्ड पॉजिटिव नेगेटिव सटक लॉस सटक जी डेप्रिसिएशन सटक जी। अरे चार्ट को मैं ट्यून में गा रहा हूँ, ऑल सोल्ड सम सोल्ड, फिर क्या था पॉजिटिव नेगेटिव सटक लॉस सटक जी डेप्रिसिएशन सटक जी। ओके, ये ज्ञान अपने को कब लड़ाना पड़ेगा, क्वेश्चन में ये सेल ऑफ एसेट दिया होगा। ओके, फिर सुनो, ये 7वीं पॉइंट थियरी थी। डेप्रिसिएशन की थियरी 10 पार्ट में, डेप्रिसिएशन की थियरी 10 पार्ट में। ऐसा मत सोचो कि तुम लोग बहुत टाइम से पढ़ रहे हो, खुद को हिम्मत बढ़ा के ना स्ट्रेंथ बढ़ाना पड़ता है। तुम लोग ऐसे थोड़े थोड़े में थक के ऐसे फीके पड़ जाओगे ना तो नहीं होगा। सीए की एग्जाम है यार, सीए में कोई ऐसे ही पास थोड़ी होता है। आपने इंटर का रिजल्ट देखो तो 100 जन बैठेंगे तो 10-15 लोग मुश्किल से निकलेंगे, मतलब बाकी सब उड़ गए ना, क्यों बाकी सब लोग क्या मीडियोकर एफर्ट डाल रहे हैं, और अपने को इधर मीडियम एफर्ट नहीं डालना, जोरदार एफर्ट, मतलब बियॉन्ड द लिमिट्स, मतलब कोई सोच भी नहीं सके वैसी मेहनत करके दिखानी है, तब जाके रिजल्ट आता है। जितना कोई इमेजिन कर सकता है पढ़ने का उतना ही किया, वो तो हर कोई करता है ना, लेकिन हर कोई थोड़ी पास होता है। मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन ऐसा पढ़ के दिखा दो, मतलब कोई देखे ना मान जावे क्या पढ़ाई किया, मानना पड़ेगा। वैसी जोरदार पढ़ाई करनी पड़ेगी, हल्की फुल्की पढ़ाई में रिजल्ट आने लगा होता ना तो हर कोई पास हो जाता। जैसे 10वीं 12वीं में तो ऑलमोस्ट सब पास होते ही है ना, लेकिन सीए में नहीं होते क्योंकि इधर सादा पढ़ाई नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ाई चाहिए। इसे कम ऑन हिम्मत रखो, मैं भी तो थक रहा हूँ ना, लेकिन लगातार बोले जा रहा हूँ। ओके, क्योंकि अगर मैं परफॉर्म करूंगा तो तुमको लगेगा सर जब कर रहे तो हमको तो करना ही चाहिए, सर की तो एग्जाम ही नहीं, हम लोग की तो एग्जाम है, कम ऑन, ऐसे मोटिवेट करो खुद को। ये देखो, डेप्रिसिएशन की थियरी 10 पार्ट में पहले क्लास ऑफ एसेट्स पढ़ाया था, फिर कंडीशंस, फिर रेट्स, फिर मेथड था, WDV मेथड बोला ना, फिर सिस्टम था, ब्लॉक ऑफ एसेट सिस्टम फॉलो करो,
फिर अमाउंट बताया था, फॉर्मेट डेप्रिसिएशन का फॉर्मेट था, ओपनिंग WDV, ऐड परचेज लेस सेल्स, फिर उसमें से लेस देन 180 डेज वाले का अलग करके हाफ ईयर करो वो। फिर अभी सेल ऑफ एसेट की थियरी चल रही थी कि अगर एसेट को बेचा है तो देखो सब बेचा है कि कुछ कुछ बेचा है, वो सेल। 8वीं थियरी देखो इसके ऊपर है, 8वीं थियरी को बोलते हैं एक्चुअल कॉस्ट। मतलब ये देखो, ये डेप्रिसिएशन का फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में पहले तो हम लोग ओपनिंग WDV लिखते हैं, पुराने एसेट का रिटर्न डाउन वैल्यू, एंड फिर ड्यूरिंग द ईयर जो परचेस करते वो अमाउंट आता है ना। अब परचेस का अमाउंट क्या होना चाहिए उसके लिए सेक्शन है। तो सी परचेस, और ये परचेस का अमाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के ऊपर तो अंत में जाके डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा ना। तो ये परचेस की अमाउंट कैसे कैलकुलेट करनी चाहिए उसके लिए सेक्शन है 43(1). ओके, तो सी हियर कैसे कैलकुलेट करते हैं। पहले तो एसेट की कॉस्ट प्राइस ले लो। ओके, फिर अगर कोई इंसिडेंटल एक्सपेंस लगे, इंसिडेंटल मतलब एसेट खरीदने से संबंधित, जैसे एसेट खरीदने के लिए एक एजेंट को कमीशन देना पड़ा था, उसने मुझे एसेट खरीदवाया, खरीदने में हेल्प की तो उसको कमीशन देना पड़ा, तो वो ऐड हो जाएगा। फिर एसेट जिस ट्रक में आया मेरे पास तो ट्रक वालों का भाड़ा, मतलब एसेट को खरीदने से संबंधित सारे खर्चे उसमें कैपिटलाइज होते हैं। कैपिटलाइज मतलब ऐड टू द कॉस्ट, इसको बोलते हैं इंसिडेंटल। इंसिडेंटल मतलब कनेक्टेड टू द परचेस। फिर गवर्नमेंट से कोई सब्सिडी मिल जावे एसेट खरीदने के लिए तो अपनी कॉस्ट कम हो जाती है ना, तो लेस कर देना चाहिए। और सिर्फ सब्सिडी नहीं, तुम्हारा कोई दोस्त यार भी तुमको मदद कर देता है। तुम्हारे कोई दोस्त ने बोल दिया यार 1 करोड़ की मशीन कितनी महंगी है ना, एक काम करो तो 10 लाख मैं दे देता हूँ, तो अच्छा है। दोस्त ने अगर 10 लाख दे दिया तो मेरी तो कॉस्ट कम हो गई ना। तो सी ऐसे कोई दोस्त वो देते नहीं है, लेकिन बाय चांस गवर्नमेंट के अलावा कोई और तुमको सपोर्ट कर रहा है, अगर एसेट की खरीदी में कहीं से सपोर्ट मिला ना तो अपना कॉस्ट तो कम हो गया ना, तो लेस करना चाहिए। ये देखो कानून में कैसा लिखा है, सब्सिडी रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट और पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट मेड बाय एनी अदर पर्सन। मतलब गवर्नमेंट के अलावा कोई और भी तुझे मदद कर रहा है ना, तो मदद मिली तो तेरा कॉस्ट कम हो गया तो लेस कर दो। इन शॉर्ट ऐसा फॉर्मेट बना के फिर ये निकालना पड़ता है। खैर इन लोग सब में ज़्यादा मगजमारी नहीं करते, कुछ भी परचेस किया है तो डायरेक्टली परचेस प्राइस बता दो डाल दो, लेकिन कभी कभी इन लोग सब में ना थोड़ा डिटेल्ड ज़्यादा देते हैं। मतलब बोलते हैं खरीदा तो इतने में था लेकिन ट्रांसपोर्टेशन का ये खर्चा लग गया, एक दलाल को दलाली देना पड़ा वो खर्चा लग गया, ऐसे इंस्टॉलेशन का चार्जेस लग गया, वो सब देंगे, सब ऐड करते हो, फिर सब्सिडी दी होगी तो लेस कर देना। एंड फिर इस फॉर्मेट से जो आंसर आएगा ना वो इन बादलों में समा जाएगा, फिर बादल बन जाएगा अपना एक्चुअल कॉस्ट। इसको गवर्नमेंट एक्चुअल क्यों बोलते हैं ना, एक्चुअल मतलब तेरी जेब से एक्चुअली कितना गया बोल, क्योंकि 1 करोड़ की मशीन में अगर गवर्नमेंट तेरे को 20 लाख दे दी तो तेरी जेब से तो 80 लाख ही गया ना। एक्चुअल मतलब एक्चुअली तेरे को कितने में पड़ा बोल, बिल तो 1 करोड़ का बना होगा लेकिन गवर्नमेंट अगर 20 लाख दे दी तो मेरे को तो एक्चुअली 80 लाख में पड़ा ना, तो उस सेंस में गवर्नमेंट बोलती है एक्चुअल कॉस्ट। तो इस तरह से परचेजेस का फिगर निकालना है, फिर ये सब का अल्टीमेटली डेप्रिसिएशन निकालना है अपने को, और डेप्रिसिएशन का क्या करना है, स्टेटमेंट के अंदर लेस करना है डिडक्शन की तरह। ओके, अब सुनो, ये परचेज की थियरी चल रही है, परचेज की। कभी कभी एसेट खरीदने के लिए हमने लोन लिया होता है, कभी कभी एसेट खरीदने के लिए हमने लोन लिया होता है, तो देखो उसका स्पेशल ट्रीटमेंट है। अगर मैंने लोन लिया था, ये देखो ड्राइंग देखते जाओ, और लोन लेके मशीनरी खरीदी थी, अब लोन लिया है तो कभी ना कभी चुकाऊंगा। अब लोन में टेंशन क्या होता है, इंटरेस्ट लगता है, और इंटरेस्ट अपने क्या है, जब से लोन लिया तब से लेके इंटरेस्ट का मीटर चालू हो गया, और कब तक भरना पड़ेगा, जब तक कि रीपे नहीं होता है। डू यू एग्री? इंटरेस्ट कब तक लगता है, लोन टेकन से लेके रीपेड तक। ये दिख रहा है, मैंने इधर बना के रखा है, दिख रहा है ये? ओके, अब जितना भी मेरा इंटरेस्ट, एक्चुअली इंटरेस्ट तो साल टू साल का होता है ना, लेकिन जो भी मेरा साल टू साल इंटरेस्ट का खर्चा होता है ना, उसको बाइफर्केट करना पड़ता है। कैसे? जब तक मशीन को पुट टू यूज नहीं किया ना, तब तक का सारा इंटरेस्ट कैपिटलाइज होता है। कैपिटलाइज मतलब उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करते, यानी कि वो मशीन की कॉस्ट में जुड़ जाएगा, और जुड़ा हुआ अमाउंट इधर आएगा। देखो इधर इन बादलों में कौन सा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पेड अप टू पुट टू यूज। ओके,
और उसको हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं ट्रीट करते, क्योंकि सी इस पीरियड में मशीन को पुट टू यूज किया ही नहीं था ना, और मशीन को जब पुट टू यूज ही नहीं किया तो मशीन ने अपना कमाल दिखाना चालू नहीं किया है। सी कमाल दिखाना मतलब गुड्स का प्रोडक्शन होना। सी मशीन को जब पुट टू यूज करते हैं ना, फिर बाद में रेवेन्यू जनरेट होना चालू होता है, और रेवेन्यू जनरेट होगा तो ही तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे ना। सी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू वर्ड क्यों लगता है, क्योंकि रेवेन्यू मतलब इनकम कमाना चालू होना, और मशीन को पुट टू यूज करोगे बाद में ही तो रेवेन्यू जनरेट होगा ना। इसे बाद वाले को बोलते हैं रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, इससे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन इस पीरियड में तो मशीनरी सुस्त पड़ी थी, और सुस्त पड़ी थी मतलब कोई रेवेन्यू जनरेशन नहीं हो रहा था, तो उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किस मुंह से बोले, इसलिए इसको कैपिटलाइज करना पड़ता है। इसलिए कभी भी क्वेश्चन में ऐसा दिया ना, इन लोग किधर भी डालते हैं ऐसा पॉइंट, अचानक क्वेश्चन में दे देते कि हमने लोन से मशीन लिया था और एक डेट देंगे ऑन सो एंड सो डेट, और पुट टू यूज का अलग डेट दे देंगे। और कभी भी क्वेश्चन में ऐसा लगा ना कि लोन टेकन और पुट टू यूज डेट में गैप है, सी मेरे लिए लोन टेकन इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंटरेस्ट का मीटर कब चालू होता है, लोन लेने से। तो एक लोन टेकन की डेट और दूसरी पुट टू यूज की डेट, इसमें अगर गैप दिखा ना, मतलब ध्यान आना चाहिए कि हाँ उस गैप का जो इंटरेस्ट है ना, उस पीरियड में मशीनरी सुस्त पड़ी थी, मतलब उसने अपना रेवेन्यू जनरेशन का कमाल दिखाया नहीं था, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करेंगे। द गैप बिटवीन लोन टेकन एंड पुट टू यूज डेट, वो सब में ये दो डेट की चेक करना। परचेज डेट मत देखना, सिर्फ परचेज तो शायद ये डेट को किया हो, मशीन का परचेज डेट, परचेज से क्या करना है, इंटरेस्ट तो लोन पे चढ़ता है ना, तो एक लोन टेकन का डेट और पुट टू यूज का डेट, इसके बीच में अगर क्वेश्चन में कभी भी गैप नजर आया ना, तो वो इंटरेस्ट को मशीन की कॉस्ट में जोड़ दो। हाँ, और पुट टू यूज के बाद वाला है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब ये तो ट्रांसफर टू पीएनएल हो जाएगा ना, मतलब वो डायरेक्टली स्टेटमेंट में माइनस कर दो। और उसका तो एक सेक्शन भी है 36(1), और 36(1) आएगा तब देखेंगे। अभी तुम लोग समझो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब डायरेक्टली स्टेटमेंट में ट्रांसफर कर दो, और अपना स्टेटमेंट इज लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओनली, डायरेक्ट उधर इफेक्ट आ जाएगा। लेकिन ये वाला एड टू कॉस्ट, ओके। तो ये ना एसेट परचेज से रिलेटेड कुछ थियरी थी। अब है ना नेक्स्ट थियरी एडिशनल डेप्रिसिएशन। अब है ना एडिशनल डेप्रिसिएशन क्या होता है ना, मैं प्लांट एंड मशीनरी के लिए, खास प्लांट एंड मशीनरी की बात हो रही है, बाकी एसेट नहीं, प्लांट एंड मशीनरी। एसेट्स कौन से होते हैं, बिल्डिंग, फर्नीचर, इंटेंजिबल, ये जाने दो। प्लांट एंड मशीनरी होता है ना, उसमें नॉर्मल डेप्रिसिएशन तो मिलता ही है, प्लस एक्स्ट्रा 20% मिलता है। प्लांट एंड मशीनरी के केस में नॉर्मल डेप्रिसिएशन के साथ एक्स्ट्रा 20% मिलता है, ओके। और वो भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हुआ तो ही करेगा तो देश आगे बढ़ेगा। अगर मैन्युफैक्चर नहीं करेगा ना, तो अपने को बाहर से सब इंपोर्ट करना पड़ेगा, और बाहर से इंपोर्ट करना मतलब गलत है। अपने को हर चीज़ भारत में बनानी पड़ेगी, हर चीज़ भारत में बनाओगे तो इंडिया इंडिपेंडेंट बनेगा। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में दिक्कत क्या आती है, इतना सा प्रोडक्ट बनाने का जो मशीन है ना, बहुत महंगा आता है, और वो मशीन इतनी महंगी है ना, तो मशीन की कॉस्ट सुन के ही लोगों की फट जाती है। इससे लॉ ने बोला, माना कि मशीन बहुत महंगी है, लेकिन हम आपका साथ देंगे ना, उस मशीन पे आपको नॉर्मल डेप्रिसिएशन के अलावा एक्स्ट्रा 20% देंगे, और ज़्यादा डेप्रिसिएशन मिलेगा तो आपका टैक्स कम हो जाएगा, और टैक्स कम होगा तो आपके पैसे बचेंगे ना। और हम आपका पैसा बचवाने का क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि तूने मशीन की इतनी बड़ी कॉस्ट का बर्डन बोल लिया है ना, तो हम तेरा बर्डन दूर करने का सोच रहे हैं। और इस तरह से गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सपोर्ट कर रही है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग वालों के लिए। और कोई मशीनरी खरीदता है तो उन लोगों के लिए नहीं, इट इज ओनली फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि मैन्युफैक्चरिंग में जो मशीन जो महंगी महंगी आती है ना, वो महंगी मशीन एक अड़चन की तरह नहीं होना चाहिए। महंगी हम समझते हैं, पैसों की चिंता ना करो, पैसे हम नहीं देने वाले, लेकिन तू मशीन खरीद, उस पर तेरे को डेप्रिसिएशन ज़्यादा दे देंगे, और डेप्रिसिएशन ज़्यादा मिला तो अपना टैक्स बच गया, मतलब कहीं ना कहीं पैसों की बचत हो गई ना। लेकिन सी कंडीशन क्या है, देखो कंडीशन क्या है, अपना मैन्युफैक्चरिंग धंधा होना चाहिए, और एसेट बिल्डिंग नहीं होना चाहिए, फर्नीचर नहीं होना चाहिए, इंटेंजिबल नहीं होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, प्लांट एंड मशीनरी। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग मशीनों से होता है,
बिल्डिंग से थोड़ी होता है, फर्नीचर से थोड़ी होता है, इंटेंजिबल थोड़ी होता है, किससे होता है? मशीन से। इससे मैन्युफैक्चरिंग और प्लांट एंड मशीनरी। पावर का धंधा हुआ तो भी चलेगा। सी गवर्नमेंट है ना पावर सेक्टर को भी है ना मैन्युफैक्चरिंग वाले समझते हैं, उन लोग भी एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना भी गवर्नमेंट के लिए एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग है। इससे पावर बिजनेस हो कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो, कोई भी होगा चलेगा। लेकिन सी इसका वर्किंग कैसे करोगे? ये देखो, कभी भी क्वेश्चन में प्लांट एंड मशीनरी दिया है और मैन्युफैक्चरिंग दिया है, तो अपना वर्किंग कुछ ऐसा होगा। एक और वर्किंग देख लो ना। पहले तो अपने नॉर्मल वर्किंग करेंगे, ओपनिंग WDV लिख देंगे, ऐड परचेज लिख देंगे, लेस सेल, ये तो फॉर्मेट ही है डेप्रिसिएशन का। एंड फिर पहले है ना एडिशनल डेप्रिसिएशन का पहले नहीं सोचने का, पहले चुपचाप फॉर्मेट बना के ना नॉर्मल डेप्रिसिएशन निकालो। देखो मैंने कैसे किया है, चुपचाप 16 लाख निकाल लिया, फिर उस पर 15% नॉर्मल डेप्रिसिएशन निकाल दिया। 15% क्यों? क्योंकि मैं प्लांट एंड मशीनरी की बात कर रहा हूँ ना, और प्लांट एंड मशीनरी मतलब कुछ नहीं बोला तो 15% ही लेंगे, तो मैंने 15% डेप्रिसिएशन निकाल दिया। अब 16 लाख का 15% कितना होता है? 2,40,000। फिर बाद में देखना चाहिए, ओ ये तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का सम है और प्लांट एंड मशीनरी है, तो अपने जो ये नई मशीन परचेस की है ना, उसके लिए एक्स्ट्रा 20% डेप्रिसिएशन मिलेगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन है ना खाली करंट ईयर में जो ताज़ी मशीन ली है उसी का मिलता है, पुरानी मशीन के लिए नहीं मिलता। इट इज़ ओनली फॉर फ्रेशली परचेज मशीन ड्यूरिंग द ईयर। तो सी अपने ब्लॉक में तो बहुत कुछ होगा, लेकिन करंट ईयर की जो ताज़ी मशीन है ना, उसी के लिए अपने को एक्स्ट्रा 20% डेप्रिसिएशन मिलता है। ओके, सी नॉर्मल डेप्रिसिएशन नए मशीन्स पे मिला है कि सब पे? नॉर्मल नहीं, नॉर्मल डेप्रिसिएशन तो सब पे मिला है, लेकिन एडिशनल सब पे मिलता है कि खाली न्यू परचेजेस पे? न्यू परचेजेस पे मिलता है। ओके, एंड फिर देखो मेरा आंसर क्या आ गया, पूरे 16 लाख का नॉर्मल डेप्रिसिएशन 2,40,000 और ताज़ी मशीन का एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन 20%। सी एक तरह से देखने हैं तो 10 लाख के ऊपर डबल डेप्रिसिएशन आ गया ना। ये 10 लाख 16 लाख में घुसा तो 15% आया, फिर 10 लाख का अलग से, ये देखो 10 लाख का अलग से 20% भी आया, तो मतलब 10 लाख की मशीन पे 35% डेप्रिसिएशन। ये जानबूझ के किया क्योंकि मशीन इतनी महंगी है ना, तो गवर्नमेंट को तेरे पे दया आ रही है, कितना ज़्यादा पैसा घुस गया ना तेरा। लेकिन एक काम करते, तेरा टैक्स बचा देंगे। कैसे? इस मशीन पे 15% डेप्रिसिएशन भी मिल रहा है, 20% भी मिल रहा है, देखने आए तो 35% डेप्रिसिएशन मिल गया। ये देखो, इसमें आगे बढ़ने के पहले ये देखो अच्छा डिस्टिंक्शन, ये देखो मस्त डिस्टिंक्शन है, डिस्टिंक्शन बिटवीन नॉर्मल डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन। से डिस्टिंक्शन पूछेंगे नहीं एग्जाम में, लेकिन इससे अपना दिमाग क्लियर होगा। देखो नॉर्मल डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन क्या फर्क है? नॉर्मल डेप्रिसिएशन हर धंधे में मिलता है, कोचिंग क्लास का धंधा हो, कपड़े का धंधा हो, कोई भी धंधा हो, लेकिन एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग या पावर धंधे में ही मिलता है। ओके, दूसरा फर्क, नॉर्मल डेप्रिसिएशन इज फॉर ऑल एसेट्स, बिल्डिंग, फर्नीचर वगैरह वगैरह सब, ये खाली प्लांट एंड मशीनरी पे ही होता है। ओके, फिर नॉर्मल डेप्रिसिएशन जूने पुराने सब एसेट्स में मिलता है, पूरे ब्लॉक में मिलता है, लेकिन ये करंट ईयर में जो नई ताज़ी मशीन ली है ना, न्यू मशीन, उसी पे मिलता है। फिर नॉर्मल डेप्रिसिएशन हर साल मिलता है, बार बार लगातार हर साल सालों साल मिलेगा, लेकिन एडिशनल डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर ही मिलता है। जब नई मशीन आती है ना, उस ईयर पहली बार फर्स्ट ईयर ही मिलेगा, बस नेक्स्ट ईयर से नहीं मिलता, खाली फर्स्ट ईयर में मिलेगा। जबकि नॉर्मल डेप्रिसिएशन तो इस साल भी है, नेक्स्ट ईयर हो, तो ईयर टू ईयर चलता है ना, लेकिन ईयर टू ईयर के फर्स्ट ईयर। फिर नॉर्मल डेप्रिसिएशन में सबका अलग अलग रेट है, एडिशनल तो फिक्स्ड 20% है। अरे डिस्टिंक्शन से क्या माइंड पूरा क्लियर रहता, क्या था बताओ? नॉर्मल, एडिशनल। नॉर्मल इज फॉर ऑल धंधा, दिस इज फॉर मैन्युफैक्चरिंग पावर धंधा। नॉर्मल इज फॉर हर एसेट के लिए, बिल्डिंग, फर्नीचर सब, ये प्लांट एंड मशीनरी के लिए ही है। फिर नॉर्मल डेप्रिसिएशन जूने पुराने पूरे ब्लॉक पे मिलता है, पूरे ब्लॉक पे, ये खाली करंट ईयर में नई ताज़ी मशीनों के लिए मिलता है। ओके, नॉर्मल डेप्रिसिएशन बार बार लगातार सालों साल मिलते रहता है, एडिशनल डेप्रिसिएशन खाली फर्स्ट ईयर में मिलता है, फर्स्ट ईयर जब नई मशीन ली ना उस ईयर में मिलता है। हाँ, नेक्स्ट ईयर चाहिए तो नेक्स्ट ईयर कोई और नई मशीन आनी चाहिए। एक मशीन के लिए तो खाली एक ही बार पहले साल मिलेगा, बार बार नहीं।
फिर नॉर्मल डेप्रिसिएशन में तो सबका अलग अलग रेट है, कंप्यूटर है तो 40%, बुक्स है तो 40% और सादा मोटर कार है तो 15%, जो भी रेट्स है, लेकिन इसका तो फिक्स 20% ही है। और नॉर्मल डेप्रिसिएशन में क्या होता है, अगर लेस देन 180 डेज होता है तो आधा साल मिलता है ना। एडिशनल डेप्रिसिएशन में भी वही है कि अगर लेस देन 180 डेज हुआ ना तो आधा ही मिलेगा, लेकिन बैलेंस आधा नेक्स्ट ईयर क्लेम कर सकते हैं। ऐसा इधर नहीं था। सी नॉर्मल डेप्रिसिएशन तो वैसे ईयर टू ईयर मिल रहा है ना, तो अगर फर्स्ट ईयर में हाफ मिला तो हाफ खत्म, नेक्स्ट ईयर नया बात करेंगे। लेकिन एडिशनल डेप्रिसिएशन तो खाली फर्स्ट ईयर में मिलता है, उसमें भी अगर लेस देन 180 डेज हो गया तो आधा हो गया ना, तो बैलेंस आधा नेक्स्ट ईयर ले लो, क्योंकि ये ईयर टू ईयर मिलने वाली चीज नहीं है ना, एक ही बार मिल रही है, और उसमें भी बेचारे का लेस देन 180 डेज के कारण आधा हो गया तो बैलेंस आधा नेक्स्ट ईयर मिलता है। अरे डिस्टिंक्शन जोरदार था, ये डिस्टिंक्शन माइंड में बिठा दो। ओके, लास्ट डिस्टिंक्शन क्या था, नॉर्मल डेप्रिसिएशन लेस देन 180 डेज से तो हाफ मिलता है, वो तो इधर भी है, लेकिन इधर बैलेंस हाफ हम लोग नेक्स्ट ईयर क्लेम कर सकते हैं। ओके, जैसे मान लो ये 10 लाख की मशीनरी 4 अक्टूबर के बाद पुट टू यूज की होती, पता है मैंने शॉर्टकट बताया था, 4 अक्टूबर के बाद लेस देन 180 डेज हो जाता है। तो अगर ये 10 लाख की मशीनरी 4 अक्टूबर के बाद की है तो अपने को ये 2 लाख पूरा नहीं, फिर आधा ही मिलता। अरे आधा कर दो ना, कितना हो गया, 1 लाख। तो 1 लाख इस साल मिलेगा, 1 लाख नेक्स्ट ईयर मिलेगा। ओके, टेल मी ये वाले एग्जांपल में नेक्स्ट ईयर ओपनिंग डब्ल्यूडीवी क्या आएगी, 16 लाख मेरा ब्लॉक का आंसर था, उसमें से नॉर्मल डेप्रिसिएशन भी माइनस होगा, एडिशनल भी माइनस होगा। अरे अपने रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड करते हैं ना, तो नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग डब्ल्यूडीवी के लिए 16 लाख में से 2,40,000 भी माइनस करो, 2 लाख भी माइनस करो, ये दोनों ही माइनस हो जाएगा और नेक्स्ट ईयर का डब्ल्यूडीवी छोटा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ईयर ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऐड परचेज लेस सेल, वो सिलसिला तो हर साल जारी रहता है। फिर देखो इसमें एक और पॉइंट है, प्लांट एंड मशीनरी में भी है ना 4 आइटम ऐसी है ना उसके ऊपर एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। ओके, कौन सी 4 चीजें देखो, शिप्स, एयरक्राफ्ट, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल, क्या लिखा है, शिप्स, एयरक्राफ्ट, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल, इस पे एडिशनल पहले डू यू एग्री प्लांट एंड मशीनरी में आता है। अरे प्लांट एंड मशीनरी का परिवार बहुत बड़ा है, बिल्डिंग, फर्नीचर, इंटेंजिबल सब प्लांट एंड मशीनरी है, लेकिन उसमें कुछ कुछ लोगों के लिए एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है। तो शिप्स, एयरक्राफ्ट, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल हो गया। क्यों नहीं मिलता, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में काम नहीं आता ना। गवर्नमेंट ने एडिशनल डेप्रिसिएशन क्यों खोला है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने के लिए। तो जो मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है उसकी मदद लेंगे ना। शिप तो पानी में चलती है, एयर का हवा में उड़ता है, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल रोड में, और मैन्युफैक्चरिंग तो फैक्ट्री में होती है, तो फैक्ट्री एसेट्स का मिलता है। तो टेल मी, अगर ये क्वेश्चन में ये मोटर कार का ब्लॉक होता, मोटर कार का, तो मोटर कार इज अ रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल, तो अगर ये मोटर कार का ब्लॉक होता ना तो मैं ये एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं लेता। हाँ, नॉर्मल डेप्रिसिएशन तो मिलेगा ही ना, और बाय द वे मोटर कार का 15% ही है, तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन लेके बंद। ओके, तो किस पे नहीं मिलता, शिप्स, एयरक्राफ्ट, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल। लेकिन सिर्फ रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल मतलब रोड पे चलने वाला। अगर फैक्ट्री के कंपाउंड में एक ऐसा व्हीकल है जो गेट पे रॉ मटेरियल आता है वो मशीन तक लेके जाता है, मतलब फैक्ट्री के कंपाउंड में घूमता है व्हीकल, रोड पे फुल स्पीड पे चलने वाला नहीं है। फैक्ट्री के, अरे फैक्ट्री भी तो बहुत बड़ी होती है ना, तो फैक्ट्री का गेट कहाँ पर और अंदर मशीन्स कोई दूसरी जगह काम कर रही है, तो बहुत बार एक ऐसा क्रेन जैसा होता है, क्रेन, उसको बोलते हैं फोक लिफ्ट। क्या बोलते हैं, फोक, फोक मतलब कांटा होता है ना, कांटा, लिफ्ट। तो क्वेश्चन में कभी ऐसा दिया ना फोक लिफ्ट व्हीकल, क्या बोलेंगे, फोक लिफ्ट व्हीकल, तो मतलब वो क्या, क्रेन जैसी गाड़ी होती है, वो फैक्ट्री के कंपाउंड में बेचारी घूमती रहती है, उस पे मिलता है। सी कानून में क्या बोला है ये पढ़, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल पे नहीं मिलेगा, मतलब जो गाड़ियां रोड्स पे चल रही है, लेकिन फैक्ट्री के कंपाउंड में एक गाड़ी जैसा बना के रखा है, वो क्रेन जैसा जो फैक्ट्री में बेचारी घूमती रहती है, तो उसको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो क्वेश्चन में कभी ऐसा देवे ना, स्पेशल व्हीकल जो फैक्ट्री कंपाउंड में घूमता है, तो उस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन ले लेना। ओके, लेना पड़ेगा। नॉर्मल तो 15% आएगा, नॉर्मल तो किसी का कुछ नहीं तो 15, एडिशनल डेप्रिसिएशन भी लेंगे, लेकिन रोड पे चलने वाला व्हीकल हुआ ना, ट्रक हो गया, बस हो गया, गाड़ियां हो गई, उस पर नहीं मिलता।
तो ये था एक शिप्स, एयरक्राफ्ट, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल। फिर एनी प्लांट एंड मशीन इंस्टॉल्ड इन ऑफिस, ऑफिस में कुछ इंस्टॉल किया ना तो भूल जाके तेरे को एडिशनल डिप्रेशन मिलेगा, क्योंकि ऑफिस में मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी हो रहा है। सी गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट कर रही है तो मैन्युफैक्चरिंग में काम आना चाहिए। तो अगर ऑफिस वाली मशीन है तो उस पर नहीं मिलेगा। जैसे कंप्यूटर, एयर कंडीशन ऑफिस में है तो नहीं मिलेगा, और वही कंप्यूटर, एयर कंडीशन फैक्ट्री में तो मिलेगा। फिर सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी सस्ते में मिलती है ना, और सस्ते में मिलेगा तो तेरा कॉस्ट का बर्डन ही नहीं है, तो हम तेरा टैक्स क्यों बचावे। तो अगर सेकेंड हैंड मशीनरी है उस पर भी एडिशनल डिप्रेशन नहीं मिलेगा। फिर ऐसी मशीनरी जिसका फुल कॉस्ट डिडक्शन मिल जाता है। कोई कोई मशीनरी तो क्या है, पूरी कॉस्ट ही एक झटके में राइट ऑफ हो जाती है ना, तो उसके लिए एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है। तो ये 4 चीज दिमाग में बिठा लो। इसके अलावा सबके ऊपर एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा, लेकिन शर्त यह है कि तेरा मैन्युफैक्चरिंग या पावर बिजनेस होना चाहिए, और हर साल नहीं, फर्स्ट ईयर ही मिलता है, वो भी लेस देन 1 डेज हुआ तो हाफ मिलेगा, बैलेंस हाफ इन नेक्स्ट ईयर। ओके, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन की थियरी थी। फिर लास्ट पॉइंट देख लो, अदर पॉइंट्स। इसमें एक ही पॉइंट है कि अगर हायर परचेज सिस्टम पे एसेट लिया ना तो उस पर भी डेप्रिसिएशन मिलता है। फर्क क्या है, हायर परचेज है पैसा हम लोग किस्तों में चुकाते हैं, लेकिन किस्तों में चुका है उससे क्या होता है, अगर मैंने एसेट खरीदा है ओनरशिप के बेसिस पे तो डेप्रिसिएशन तो मिलेगा ही। लेकिन सी क्वेश्चन में अगर ऐसा दिया हो ना, मशीनरी 5 लाख का है और उसमें 1-1 लाख करके हमने 5 इंस्टॉलमेंट में चुका है, और एक्चुअली हायर परचेज में तो क्या है, जब तक आखिरी इंस्टॉलमेंट नहीं चुकाते ना अपने को ओनरशिप नहीं मिलता है। लेकिन इनकम टैक्स वाले वो सब पे नहीं ध्यान देते। हायर परचेज सिस्टम को हम लोग ये नॉर्मल परचेज ही मानते हैं, और उसमें 5 लाख का मशीन है ना तो पूरा 5 लाख ब्लॉक में डाल दो, डेप्रिसिएशन आएगा। और उसकी इंस्टॉलमेंट्स की डिटेल पे ध्यान मत देना। क्वेश्चन में लोग भटकाएंगे, 5 लाख का मशीन है उसको 1-1 लाख करके चुकाना है, ये सब इग्नोर कर देना। चुपचाप उसका जो फुल कॉस्ट है ना उसको ये ब्लॉक में शामिल करके डेप्रिसिएशन ले लेना। ओके, और उसमें जो इंटरेस्ट लगता है ना उसको इनकम फ्रॉम बिजनेस के स्टेटमेंट में डाल दो, डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अरे इंटरेस्ट वैसे भी पीएनएल अकाउंट में चार्ज करते हैं ना, और इधर अपने लिए पीएनएल अकाउंट मतलब स्टेटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस, तो इंटरेस्ट स्टेटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस में चला जाएगा, और ये सब को इग्नोर कर दो, और उसका जो ओरिजिनल प्राइस है वो ब्लॉक में आ जाएगा। इन शॉर्ट हायर परचेज वाला एसेट हुआ ना तो उसका फुल प्राइस ब्लॉक में डाल के डेप्रिसिएशन ले लो। ओके, तो डेप्रिसिएशन में इतना सब याद रखना है अपने को। ये देखो मैंने तुमको डेप्रिसिएशन के टोटल 10 पॉइंट पढ़ाए थे, ये 10 पॉइंट थे 10। फिर डेप्रिसिएशन के बाद है ना, ये देखो ये लाइन मत तोड़ना, मैंने क्या बताया था, चैप्टर 4 पार्ट में कराने वाला हूं, अपने पार्ट 1 ही चल रहा है अभी, यही बड़ा पार्ट है। फिर इसके बाद ये होने वाला है, फिर उसके बाद 28-41 होगा, फिर 44-44 होगा, तो अपना 30, 31, 32 खत्म हो गया। अगला सेक्शन क्या है, सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च। अब साइंटिफिक रिसर्च की थियरी देखो कैसी है। साइंटिफिक रिसर्च की थियरी ऐसी है, 2 पार्ट में। इन हाउस रिसर्च, डोनेशन। मींस इन हाउस मतलब मैं खुद ही रिसर्च कर रहा हूं अपने धंधे के लिए, और डोनेशन मतलब मैं रिसर्च नहीं कर रहा हूं, कहीं रिसर्च हो रही है मैंने वहां पर दान दिया है। ओके, तो सी अगर हम खुद रिसर्च करते हैं ना तो उसमें वापस 2 बात है, ड्यूरिंग, बिफोर। ड्यूरिंग का मतलब क्या है, अपना धंधा चल रहा है साथ साथ रिसर्च हो रही है, तो इसको बोलते हैं रिसर्च ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस। जैसे सिप्ला, रेनबैक्स जो दवाइयों की कंपनी है ना, उनका धंधा तो चल रहा है, अब धंधा चल रहा है साथ साथ रिसर्च भी हो रही है, तो उसको बोलते हैं रिसर्च ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस। तो बिफोर कमेंसमेंट क्या होता है, बिफोर कमेंसमेंट मतलब क्या है, धंधा तो अभी चालू किया है, पहले 3-4 साल रिसर्च किया था, अब रिसर्च मेरी सक्सेसफुल हुई तब जाके धंधा चालू किया है, लेकिन धंधा अभी चालू हुआ, रिसर्च पहले कर ली थी, इसको बोलते हैं रिसर्च बिफोर स्टार्टिंग द बिजनेस। और ये दोनों की थियरी थोड़ी अलग है। तो सी पहले मैं ये पढ़ाऊंगा, फिर ये पढ़ाऊंगा, फिर ये पढ़ाऊंगा, फिर 35 खत्म हो जाए। ओके, तो पहले रिसर्च ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब इधर क्या फील करना चाहिए, अपना धंधा चल रहा है साथ में रिसर्च हो रही है, तो इधर पता है रूल क्या है, रिसर्च के सब खर्चे अलाउड, रेवेन्यू खर्चा अलाउड, कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउड, सब कुछ अलाउड फुल कॉस्ट पे।
मतलब रिसर्च के लिए बड़ी बड़ी मशीन्स भी लिए ना, तो ऐसे नहीं कि मशीन को देख के डेप्रिसिएशन लो, नहीं, फुल कॉस्ट पूरा एक झटके में, और पूरा एक झटके में माइनस होगा ना तो अपने स्टेटमेंट का आंसर एकदम छोटा आ जाएगा, अपना टैक्स बचेगा। तो बस गवर्नमेंट को अपना टैक्स बचवाना है। और क्यों बचवाना है? क्योंकि मैं रिसर्च करके देश का भला कर रहा हूँ। सी गवर्नमेंट लोगों को मोटिवेट करे, कम ऑन, सिप्ला, रेनबैक्सी, बड़ी बड़ी कंपनियों, तुम लोग रिसर्च करो, रिसर्च में तुम्हारा करोड़ों का इन्वेस्टमेंट होगा ना, उसकी चिंता मत करो, तुमको पूरा डिडक्शन दे देंगे। और इतना भारी डिडक्शन मिलेगा ना कि अपना स्टेटमेंट में जो नेट प्रॉफिट है ना एकदम छोटू सा आएगा, शायद लॉस आ जाएगा और उस पर टैक्स ही नहीं आएगा, और टैक्स बचा मतलब अपने को गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया। ओके, लेकिन सी रिसर्च में जो भी खर्चा हो रहा है सब माइनस करने मिलेगा, चाहे वो रेवेन्यू हो के कैपिटल, एक्सेप्ट लैंड। अगर रिसर्च के लिए लैंड खरीदा है ना उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। लैंड जब बोलता हूं ना मतलब खुली जमीन, ऊपर खुला आसमान, ओपन लैंड। सी जब लैंड पे बिल्डिंग बन जाती है ना तो उसको लैंड नहीं बोलते, लैंड अपना अस्तित्व खो बैठता है। एक बार जमीन पे बिल्डिंग बन गया ना तो उसको बिल्डिंग बोल के बोलने का, बिल्डिंग है, बिल्डिंग है, बिल्डिंग है। लैंड को लैंड कब बोलते हैं? जब एक खुली जमीन, ऊपर खुला आसमान होता है। तो अब ये खुली जमीन इमेजिन करो, रिसर्च के लिए खुली जमीन ली है। पता है रिसर्च के लिए खुली जमीन क्यों लेते हैं? तो कोई एक्सपेरिमेंट क्या है बंद कमरे में करना खतरनाक होता है, बॉम्ब ब्लास्ट हो गया तो, इससे कोई एक्सपेरिमेंट हम लोग खुली जमीन पे करते हैं। खुली जमीन पे एक्सपेरिमेंट करो, ब्लास्ट हुआ तो भी रिस्क नहीं है ना। तो कई बार रिसर्च के लिए पूरा खुला लैंड ले लेते हैं, लेकिन उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट बोलती है यार लैंड में जो तुमने पैसा डाला है वो पैसा तो पूरा वापस आ जाएगा। क्योंकि लैंड डेप्रिशिएट होता है कि अप्रिशिएट? अप्रिशिएट होता है ना, अप्रिशिएट होता है लैंड। तो लैंड में अगर तुमने 10 करोड़ भी डाला है तो पैसे तो पूरे वापस आ जाएंगे। और जब तुमने लैंड में पैसा डाला है वापस आ जाएगा तो उसको हम खर्चा ही नहीं गिनेंगे, ना गिनेंगे उसको, खर्चा ना मिलेगा उसका डिडक्शन। डिडक्शन तो खर्चों का मिलता है, और खर्चा मतलब मनी स्पेंट लॉस्ट। लेकिन लैंड में क्या होता है? मनी स्पेंट बट इट इज नॉट लॉस्ट, इट इज ब्लॉक्ड। यू विल गेट बैक योर मनी, बट गेट बैक कब होगा? जब लैंड को बेचेंगे। अरे लैंड में ऐसी कला है ना कि जिस दिन तू लैंड को बेचेगा 1-1 रुपया तेरा वापस आएगा, उल्टे का ज्यादा आएगा। लैंड है ही जोरदार चीज। चलो बिल्डिंग भी होती है ना तो टूटी फूटी बीमार हो जाती तो पैसे कम भी आते हैं, लेकिन लैंड जितना पैसा डाला पूरा वापस आएगा। तो गवर्नमेंट बोलती है लैंड को हम खर्चा ही नहीं मानते, इससे लैंड का डिडक्शन नहीं मिलेगा, बाकी सब मिलता है। ये देखो इधर रूल है, लुक हियर, जो दिखा वही देखना, चार्ट देखो है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस अगर खर्चा हुआ है तो रेवेन्यू खर्चे तो अलाउड है। रेवेन्यू मतलब कोई साइंटिस्ट को सैलरी वैलरी दे दिया, अलाउड है। इक्विपमेंट, सॉरी, रेवेन्यू मतलब लाइट का बिल हो गया, लेबोरेटरी का, मतलब जो भी छोटे मोटे खर्चे हो तो अलाउड है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर में लैंड नॉट अलाउड, बाकी सबका फुल कॉस्ट अलाउड। और एक बार पूरा कॉस्ट माइनस हो गया ना फिर डेप्रिशिएशन की इच्छा मत रखो। अरे डेप्रिशिएशन तो बहाना है, कॉस्ट को घटाना है, और तूने पूरा कॉस्ट ही माइनस कर लिया। ये सब कहाँ माइनस हो रहा है? सब स्टेटमेंट में। ये देखो अपना स्टेटमेंट कैसा होता है, ये देखो ऐसा, ये स्टेटमेंट में माइनस करने का बात कर रहा हूं। तो कितना माइनस होगा? फुल कॉस्ट, लेकिन लैंड नहीं होगा। ओके, बट सी ये तो ड्यूरिंग द कोर्स हुआ ना, बेस्ट ऐसे लैंड को छोड़ के सब माइनस कर देंगे। बट बिफोर कमेंसमेंट में देखो ऐसा होता है, ये देखो, मतलब ऐसा इमेजिन करो मैंने 5 साल तक धूमधाम से रिसर्च की और मेरी रिसर्च सक्सेसफुल हो गई, तो 6ठे साल में मैंने बिजनेस चालू कर दिया। तो सी इधर प्रॉब्लम क्या हुई थी? जब मैंने रिसर्च की थी ना, जब मैंने खर्चे किए थे उनको मैं माइनस नहीं कर पाया था। क्यों नहीं माइनस कर पाया? क्योंकि पहले मेरा बिजनेस ऑपरेशनल नहीं था। अरे बिजनेस 6ठे साल में चालू किया ना, तो शुरुआत के 5 सालों में बिकॉज मेरा धंधा चालू ही नहीं था तो मैं स्टेटमेंट बनाता नहीं था, तो मैंने डिडक्शन लिया ही नहीं था। तो गवर्नमेंट क्या बोलती? कोई बात नहीं बेटा, तूने जो खर्चा किया ना तेरा खर्चा वेस्ट नहीं जाएगा, तूने उन दिनों में माइनस नहीं किया होगा, लेकिन जब तू बिजनेस चालू करेगा, जब तू पहली बार अपना स्टेटमेंट बनाएगा, तब तुझे हम सारे खर्चे माइनस करने देंगे। लेकिन मैक्सिमम पिछले 3 साल के, खाली 3 साल का, उसके पहले का खर्चा माइनस करने नहीं मिलेगा। और कोई बोले नहीं नहीं ये गलत हो रहा है, गलत नहीं, ये तेरे को माइनस करने दिया ना वो भी तू एहसान समझ।
नहीं तो हम लोग सीधा बोल सकते थे कि ये खर्चा तूने कब किया था, ये तो तब किया था तब तेरा धंधे का नामो निशान नहीं था, तो फेंक दे खर्चा। मीन्स एक्चुअली तो मालूम है खर्चा माइनस करने का हक कब जता सकते हैं, जब अपना धंधा चल रहा होता है ना, तब खर्चा माइनस करना हक है। लेकिन इन दिनों में मेरा धंधा चल रहा था, नहीं चल रहा था, तो ये सब खर्चा एक्चुअली मेरा माइनस करने का हक भी नहीं है। फिर भी गवर्नमेंट ने रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए क्या बोला, चल 3 साल का दे देंगे। अभी उंगली दी तो हाथ मत पकड़, ये 3 साल ही क्यों, अरे 3 साल का मिला ना, वो भी एहसान समझ। नहीं तो हम लोग सीधा ये सब खर्चे को भाव भी नहीं देते। एक्चुअली रूल है, बिजनेस चल रहा होता है ना तो ही खर्चा माइनस करने का अपना अधिकार है। लेकिन ये तो पहले के खर्चे, वो माइनस भी नहीं होने चाहिए, बट फिर भी गवर्नमेंट ने 3 साल का दिया। तो ये देखो मैंने ये क्रॉस किया ना, मतलब ये मिलेगा नहीं। एक सेकंड, ये क्या बनाया मैंने, ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस बनाते हैं ना, ये स्टेटमेंट छोटा सा मैंने बॉक्स बनाया है, लेकिन ऐसा फील करो ये स्टेटमेंट है। और स्टेटमेंट बनाना चालू ही कब होगा, ईयर 6 में, और तब अपने को प्रीसीडिंग 3 इयर्स का डिडक्शन मिलेगा। इन शॉर्ट सी, जिन लोग ने भी धंधा चालू करने के पहले रिसर्च किया उनको पहले ही बोल दो, देख तू रिसर्च भले 10 साल से कर रहा होगा, लेकिन तेरे को डिडक्शन सिर्फ पिछले 3 सालों का ही मिलेगा। ओके, अब सुनो, ये 3 साल का मिलेगा वो तो पक्की बात होगी, लेकिन इन 3 साल में खर्चे क्या हुए होंगे, कुछ तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुए होंगे, कुछ तो कैपिटल हुए होंगे। तो सुनो, इन 3 साल में देखना इधर, इन 3 साल में अगर तेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है ना, तो रूल क्या है, लैंड को छोड़ के सब कुछ माइनस कर ले। रूल वही है, लेकिन माइनस में छठे साल में करूंगा, छठे साल में, लेकिन लैंड को छोड़ के सब कुछ माइनस कर ले। लेकिन इन 3 साल में अगर तुम्हारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ ना, तो सिर्फ सैलरी और मटेरियल का डिडक्शन मिलेगा। सैलरी पेड टू द साइंटिस्ट एंड मटेरियल्स यूज्ड फॉर द रिसर्च, सिर्फ 2 ही चीज माइनस करने मिलेगी, और कोई खर्चा माइनस करने नहीं मिलेगा। और सैलरी भी है ना, साइंटिस्ट को जो दिया ना वो एक्सक्लूडिंग परक्यूजिट। एक कंपनी अपने साइंटिस्ट के ऊपर पैसा उड़ाती है, बहुत पगार भी देती है, परक्यूजिट भी देती है, लेकिन उसको जो परक्यूजिट दिया है ना वो भी कंपनी का खर्चा है, लेकिन वो अलाउड नहीं है। परक्यूजिट छोड़ के उसको जो मेन सैलरी दिया है ना वो माइनस करने मिलेगा। अरे मतलब मैं क्या बता रहा हूँ, ये 3 साल में जो रेवेन्यू खर्चे होते हैं, रेवेन्यू वो सब अलाउड है कि खाली 2 ही, खाली 2 चीज, सैलरी एक्सक्लूडिंग परक्यूजिट्स और मटेरियल, सिर्फ 2 चीज अलाउड है। वो भी तेरे को सर्टिफाई करवा के लाना पड़ेगा। कहाँ से, गवर्नमेंट का रिसर्च का डिपार्टमेंट है, वो लोग से सर्टिफाई करवाओ, क्योंकि ये साल में जो खर्चा किया है ना, इन दिनों में तेरा धंधा नहीं था तो कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बिल्स विल, हिसाब किताब नहीं था ना, तो तुझे सर्टिफाई करवाना पड़ेगा। क्या कि हमारा इतना सैलरी का खर्चा हुआ, इतना मटेरियल का, ये सर्टिफाइड होगा तो ही डिडक्शन मिलेगा। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर में सर्टिफाई करवाने की जरूरत नहीं है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर तो मशीन आंखों से दिखती है ना, तो उसमें कोई झूठ नहीं बोल सकता है। तो सुनो मैंने क्या क्या बोल दिया बताओ। कभी भी बिजनेस चालू करने के पहले रिसर्च होती तो रूल क्या है, पहले तो 10-10 साल रिसर्च किए तो 10 साल का अलाउड है कि 3 साल का, 3 साल का। और वो 3 साल में कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर हुए तो लैंड को छोड़ के सब अलाउड, पूरा अलाउड, फुल कॉस्ट। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो सिर्फ 2 चीज अलाउड, सैलरी एक्सक्लूडिंग परक्यूजिट्स और मटेरियल, वो भी सर्टिफाइड बाय प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी हुआ तो। ओके, सर्टिफाइड नहीं दिया तो अज्यूम कर लो सर्टिफाइड है और वो अलाउड है। अदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नॉट अलाउड। ओके, सी गवर्नमेंट इतना नाटक क्यों कर रही है, क्योंकि ये सब खर्चा है ना आइडियली तो माइनस भी नहीं होना चाहिए, फिर भी गवर्नमेंट ने रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए कुछ कुछ चीज माइनस करने दी। एक तो 3 साल का ही दिया, उसमें भी जो जरूरी है वही दिया है। ये देखो इसका मैंने चार्ट बना के रखा है, लुक हियर, कुछ नया नहीं है, सेम ही चीज जो मैंने बोली वो है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या क्या अलाउड है, सैलरी एक्सक्लूडिंग परक्यूजिट मटेरियल, अदर रेवेन्यू एक्सपेंसेस नॉट अलाउड। ओके, और इसमें भी कंडीशन क्या है, इट शुड बी सर्टिफाइड और प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। और कैपिटल एक्सपेंडिचर में लैंड को छोड़ दे, बाकी सबका फुल कॉस्ट अलाउड। लेकिन ये कब अलाउ होगा, जब बिजनेस चालू होगा फर्स्ट ईयर में। ओके, खर्चा तो पहले कर लिया था, वो भी पहले का खाली 3 साल का। ये देखो अपनी ये दोनों थियरी खत्म हो गई है ना। अब क्या है, डोनेशन। अब डोनेशन मतलब हमने खुद रिसर्च नहीं की है,
डोनेशन दिया है। अब रिसर्च के लिए डोनेशन देते हैं ना, एक्चुअली तो इसका डिडक्शन नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि दान धर्म अच्छा होता है, लेकिन बिजनेस का खर्चा नहीं है ना। और रूल क्या बोलता है, कोई भी खर्चा बिजनेस चलाने के लिए ज़रूरी है वही अलाउड होता है। और एक्चुअली डोनेशन देना कोई बिजनेस चलाने की ज़रूरी थोड़ी है। आज मुझे मेरी कोचिंग क्लासेस चलानी है तो लाइट बिल भरना पड़ेगा, है ना, भाड़ा भरना पड़ेगा जगह का, डोनेशन देना थोड़ी ज़रूरी है। तो डोनेशन एक्चुअली बिजनेस चलाने का खर्चा है ही नहीं, बट फिर भी गवर्नमेंट ने बोला चलना डोनेशन भी माइनस कर ले, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग रिसर्च के लिए डोनेशन देवे, रिसर्च के लिए डोनेशन लोग देवे ना, इसलिए डोनेशन का भी डिडक्शन मिलता है। तो ये देखो, मान लो ये मैं कोचिंग क्लास वाला हूँ और मैंने रिसर्च के लिए 1 लाख का डोनेशन दिया है, तो एक्चुअली ये बिजनेस का खर्चा नहीं है, फिर भी गवर्नमेंट अपने को माइनस करने देगी। कहाँ माइनस होगा, स्टेटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस में। लेकिन सी कोई भी आलतू फालतू को डोनेशन मत देना। किसको देने का, नेशनल लेबोरेटरी को डोनेशन देने का, IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर रुचि को डोनेशन दो। रुचि मतलब रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंस्टीट्यूट। अरे RUCI फुल फॉर्म क्या, RUCI का रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, बट वो भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड होना चाहिए। तो इन लोग बोलेंगे कोई अप्रूव्ड कॉलेज में दिया, अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी में दिया तो चलेगा। सी ये सब IIT जैसे लोग ही है। जैसे IIT है ना, भारत में बहुत सारे इंजीनियरिंग की कॉलेज है, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, NIT है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बिट्स है, बिट्स पिलानी। तो ऐसे कोई भी कॉलेज है इंजीनियरिंग वाले, यहाँ वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड होनी चाहिए, तो उधर डोनेशन दिया तो भी चलेगा। या फिर ऐसी इंडियन कंपनी को दो जो दिन रात R&D करती है। अरे कोई कोई कंपनियों ने तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को धंधा ही बना दिया है। जैसे मेरा धंधा है पढ़ाना ना, वैसे कोई कोई कंपनी का धंधा ही है रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना, उनको भी डोनेशन दो तो चलेगा। तो कहाँ कहाँ डोनेशन देना है, नेशनल लेबोरेटरी, IIT अप्रूव्ड, रुचि, रुचि मतलब रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, बट कोई अप्रूव्ड जगह होनी चाहिए। फिर इंडियन कंपनी एंगेज इन R&D, इनको डोनेशन दिया ना तो अपने को डिडक्शन मिलेगा। सी 1 लाख मैंने ऐसे कुछ भी एग्जाम्पल दिया है कि मान लो 1 लाख दिया तो 1 लाख माइनस हो जाएगा। तो ये डोनेशन की थियरी थी, डोनेशन की थियरी हो गई ना। तो ये अपना सेक्शन 35 हो गया। तो सुनो, बिजनेस इनकम मैंने कौन से सेक्शन करा दिए, पहले मैंने सेक्शन 30 करवाया था, रेंट, रिपेयर्स, टैक्स, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग। फिर 31 था, रिपेयर्स, इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर। फिर डेप्रिसिएशन का, उसकी थियरी 10 पार्ट में थी। फिर सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च, उसका थियरी ऐसा था 3 पार्ट में, पहले ड्यूरिंग, फिर बिफोर, फिर डोनेशन। फिर 35 के बाद सेक्शन आता है 35 AD। सेक्शन 35 AD में पता है क्या बोला है कि अगर तू ये 14 धंधा करेगा ना तो तुझे गवर्नमेंट ने वरदान दिया है कि तेरे धंधे में जब कभी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ना तो उसका तुझे 100% डिडक्शन मिलेगा। लेकिन तेरा इन 14 में से कोई धंधा होना चाहिए। तो पता है इस सेक्शन में विचित्र बात क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब फिक्स्ड एसेट्स होते हैं जिसमें अक्सर हम लोग डेप्रिसिएशन माइनस करते, लेकिन इधर फिक्स्ड एसेट की पूरी कॉस्ट एक झटके में माइनस हो रही है। ये विचित्र चीज है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट इन धंधों को प्रमोट करना चाह रही है, और प्रमोट करने के लिए क्या बोला कि भाई तुम्हारे धंधे में तो बड़े बड़े कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हुए ना, कर लो पूरा माइनस, और इतना भारी डिडक्शन मिलेगा ना तो क्या होगा, अपना ये फाइनल आंसर एकदम छोटा आएगा। अरे छोटा तो क्या, कई बार लॉस आएगा। और पता है लॉसेस को हम लोग 8 साल कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, इनको तो जिंदगी भर कैरी फॉरवर्ड करने दिया है, क्योंकि इनका लॉस भी जोरदार आएगा। क्यों मालूम है? क्योंकि ये सब बहुत महंगे धंधे, और इतने बड़े बड़े कॉस्टली धंधे चालू करोगे तो अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर भी जोरदार होगा, और इतना जोरदार तू माइनस कर लेगा ना तो तेरा लॉस तो छोड़, भारी लॉस आएगा। और इतना भारी लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए शायद 8 साल कम पड़ेंगे। तो गवर्नमेंट ने बोला 8 साल की दीवार हमने हटा दी तेरे लिए, जिंदगी भर तू ये लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर। सी लॉस कैरी फॉरवर्ड होता तो फायदा क्या है, ये लॉस मेरे अगले साल के प्रॉफिट में एडजस्ट, तो मेरा टैक्स बच जाएगा, और इस तरह से मुझे ना जिंदगी भर कैरी फॉरवर्ड करने मिलेगा। सी ये सेक्शन बहुत रावण जैसा है, लेकिन इसमें 2 ही विशेष बात है। बताओ क्या? एक तो डेप्रिसिएशन के बदले पूरा कॉस्ट माइनस होता है,
दूसरा, जहां लॉसेस को 8 साल कैरी फॉरवर्ड करने मिलता है, इनको जिंदगी भर कैरी फॉरवर्ड करने दिया। ये दो ही चीज है, लेकिन ये सेक्शन इतना बड़ा लगता है ना, लोग डर जाते हैं, ये 35 AD सुन के फटती है। अरे कुछ भी नहीं है, सेक्शन लेंदी है, लेकिन रूल के नाम पे दो ही चीज पढ़नी है। क्या? एक तो इनके धंधे में जो फिक्स्ड एसेट्स होते उसका डेप्रिसिएशन नहीं लेते, फुल कॉस्ट माइनस, और इनको जो लॉस होता है वो लॉस, बाकी लोग तो क्या है 8 साल तक ही कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन इनको जिंदगी भर कैरी फॉरवर्ड करने दिया है। ओके, बाकी नॉर्मल धंधे मालूम है ना, लॉस को मैं नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करूंगा, नेक्स्ट ईयर भी प्रॉफिट नहीं हुआ तो एक और साल, फिर बाद में अरे प्रॉफिट हो ही नहीं रहा तो अपने आगे खींचते जाते ना, लेकिन 8 साल के आगे खींच नहीं सकते। और 8 साल खींचने की नौबत क्यों आ रही? मुझे प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है। जैसे मैं क्लासेस चला रहा हूँ, मुझे लॉस हो रहा है, हर साल लॉस ही हो रहा है, तो इस लॉस को मैं खींच खींच के 8 साल लेके गया, लेकिन मेरा लॉस एडजस्ट ही नहीं हो पाया क्योंकि मुझे प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है। तो 8 साल के बाद लॉस लैप्स। लेकिन 35 AD वालों का तो क्या है, लॉस जिंदगी भर कैरी फॉरवर्ड कर, कभी ना कभी तो प्रॉफिट होगा। जब प्रॉफिट होगा तो ये लॉस को एडजस्ट कर देना और एडजस्ट करके नेट अमाउंट पे टैक्स भरना। तो 35 AD, लेकिन सी इसमें शर्त क्या है, तुझे इन 14 में से कोई एक धंधा चालू करना पड़ेगा। तो सी ये 14 धंधे कौन से मानो, ये देखो, लुक हियर, 14 धंधे में देखते हो, अभी लिस्ट बना रहा हूं। पहला धंधा है कोल्ड चेन फैसिलिटी का। कोल्ड चेन फैसिलिटी का धंधा हुआ तो उसमें 35 AD वाला रूल लगता है। कौन सा धंधा? कोल्ड चेन फैसिलिटी। ओके, जो कोल्ड स्टोरेज में जो चीज़ें सड़ जाती है ना, उनको स्टोर करके रखते हैं ताकि बड़े चीज़ बासी ना हो जाए, उसको प्रिजर्व करना, कोल्ड चेन वाले। फिर वेयर हाउसिंग फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, डब्ल्यू क्या है देखते जाओ। पहले कोल्ड चेन था, फिर वेयर हाउसिंग फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मतलब खेतों के बाजू में जाके वेयर हाउस बनाओ और किसानों को फसल स्टोर करने की जगह दो, और हम किसानों से पैसा लेंगे, वो मेरी कमाई होगी, लेकिन वेयर हाउस बनाने का जो खर्चा है ना, फुल कॉस्ट का डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 35 AD। तो वेयर हाउसिंग का धंधा है। फिर क्रॉस कंट्री पाइपलाइन नेटवर्क फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस। ये देखो, इसका मतलब क्या होता है, देखो लुक, क्या बोला था धंधे का नाम? क्रॉस कंट्री पाइपलाइन नेटवर्क फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस। मतलब अपने ना ऐसे मोटे मोटे पाइप बनाएंगे। ये दिख रहा है मेरी ड्राइंग, देखो कितनी मस्त है, पाइप बनाया मैंने, और ये पाइप के थ्रू है ना पेट्रोल ट्रांसपोर्ट हो रहा है। पता है पेट्रोल जमीन से निकलता है ना, तो ये लोग क्या करते हैं, जिस जमीन से पेट्रोल निकलता है ना, उधर से पाइप बना देते हैं, और पाइप का नेटवर्क है ना देश के कोने कोने तक जाता है, और दूसरी कंट्री तक भी पाइप को पहुंचा देते हैं। और दूसरी कंट्री तक क्यों पहुंचाना पड़ता है? क्योंकि पेट्रोल की बहुत बार समस्या होती है कि भारत में पेट्रोल ही नहीं निकल रहा है, तो अपने को गल्फ कंट्री से मंगाना पड़ता है। अब गल्फ कंट्री से पेट्रोल मंगवाना है तो अपने मंगा तो लेंगे, लेकिन आएगा कैसे? तो पाइप बना के रखा है, मतलब अपना पाइप कंट्री के अंदर घूमना चाहिए कि क्रॉस कंट्री? क्रॉस कंट्री, यही तो लिखा है क्रॉस कंट्री, मतलब ऐसा पाइप का नेटवर्क है जो भारत से लेके दूसरे कंट्री तक कनेक्ट होना चाहिए, ताकि मान लो भारत में पेट्रोल की समस्या है तो हम लोग दूसरे कंट्री से मंगा सकते हैं। तो ऐसा पाइपलाइन का नेटवर्क बनाना है। ओके, अब ये नेटवर्क में मेरी इनकम क्या होगी मालूम है? मेरे पाइप के द्वारा जो भी पेट्रोल ट्रांसपोर्ट करेगा उससे मैं पैसा लूंगा। मैं बोलूँगा तेरे को पेट्रोल ट्रांसपोर्ट करना, पैसा दे, वो पैसा देगा ना तो वो मेरा इधर इनकम बन जाएगा, और जो पाइपों के बड़े बड़े कॉस्ट है ना उसका 100% डिडक्शन मिलेगा 35 AD में। ओके, तो ये कौन सा धंधा था? क्रॉस कंट्री। इधर देखो, इधर पहुंचा था मैं, क्रॉस कंट्री पाइपलाइन नेटवर्क फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। फिर हॉस्पिटल बनाओ, हॉस्पिटल के धंधे में भी 35 AD मिलता है, लेकिन हॉस्पिटल कैसी? मिनिमम 100 बेड्स वाले होने चाहिए, ऐसी हॉस्पिटल जिसमें कम से कम 100 बेड होने चाहिए, तो उसका भी डिडक्शन मिलेगा। फिर होटल बिजनेस मिनिमम 2 स्टार कैटेगरी होना चाहिए। ओके, याद कर दे हो। फिर हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडर स्लम रीडेवलपमेंट स्कीम, मतलब झोपड़पट्टी तोड़ के बिल्डिंग बनाने वाला धंधा होना चाहिए अपना, मतलब बिल्डर लोग को भी 35 AD मिलता है। और बिल्डर लोग के लिए मालूम है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? बड़ी बड़ी क्रेन्स होती है, सीमेंट मिक्सिंग की मशीन्स होती है, वो सब पूरा डिडक्शन आएगा। सी इन लोग क्या है 35 AD का ऐसा पूरा डिटेल्स हम नहीं बना सकते, क्योंकि 35 AD जैसा धंधे करने वाले बड़े बड़े कॉरपोरेट्स होते हैं,
और अपने इंटर लेवल में तो क्या है, एक इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर का सम आता है, और सोल प्रोप्राइटर लोग जैसे ऐसे बड़े बड़े धंधे थोड़ी करते हैं। तो मतलब ये नॉलेज है ना, तुमको छोटे मोटे क्वेश्चन में काम आएगा 35 AD का। तो पूरा कंप्यूटेशन का जो सम आता है ना एग्जाम में, वो 35 AD का आएगा, उसके चांसेस थोड़े कम है। पर जो भी इसका नॉलेज, चांसेस कम क्यों? क्योंकि ये सब धंधे कौन करता है यार, बड़ी बड़ी कंपनियां। बाकी भरोसा नहीं, मेरे ऐसा सोल ट्रेडर भी धंधा चालू कर सकता है, लेकिन चांसेस कम है ना। इन शॉर्ट ये सब क्या, फुल फ्लेज क्वेश्चन में नॉलेज कम काम आएगा, छोटे मोटे क्वेश्चन में किधर भी नॉलेज काम आ सकता है। बस नॉलेज होना चाहिए, ये धंधों को मिलता है बस। तो हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे? एक हॉस्पिटल का धंधा था, फिर होटल था, फिर लास्ट क्या था, हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडर स्लम रीडेवलपमेंट स्कीम। फिर एक और बिल्डर है, ऐसा बिल्डर जिसने अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में बिल्डिंग बनाई है। अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम मतलब बिल्डिंग बना के जो मैं फ्लैट बेचूंगा ना, सस्ते में बेचने का, पब्लिक को लूटने का नहीं। और सस्ते में बेचने का मतलब फ्लैट्स के प्राइस कौन डिसाइड करेगा? गवर्नमेंट। मतलब इस प्रोजेक्ट में ना गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है। जैसे मान लो रुस्तम जी वालों ने बिल्डिंग बनाई, रुस्तम जी वालों को गवर्नमेंट क्या बोलेगी, ये बिल्डिंग में फ्लैट क्या प्राइस से बेचना हम लोग बताएंगे। और अगर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस अलाउ किया ना रुस्तम जी वालों ने, तो वो हो जाएगा अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम। और गवर्नमेंट का मकसद क्या मालूम है? उसमें इंटरफेयर करके प्राइजेस को कम रखेगी ताकि लोगों को फ्लैट मिल सके। इसको बोलते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम। हर बिल्डर को 35 AD नहीं मिलता है, दो ही लोग को मिलता है, स्लम रीडेवलपमेंट स्कीम वाले और अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम वाले। ओके, फिर फर्टिलाइजर का धंधा। ओके, F फॉर फर्टिलाइजर। एक से सुनो, फर्टिलाइजर के पहले देखो अपना इधर तक हुआ था ना, इसका मैंने देखो गाना बना के रखा है, इसको ट्यून में याद रखो। ये देखो, ये जो चीज है ना, इसका ट्यून ऐसा है, कोल्ड चेन, वेयर हाउसिंग, क्रॉस कंट्री, हॉस्पिटल, होटल, हाउसिंग हाउसिंग। अरे पहली बार अजीब लगता है लेकिन ट्यून मस्त है। देखो, कोल्ड चेन, वेयर हाउसिंग, क्रॉस कंट्री, हॉस्पिटल, होटल, हाउसिंग हाउसिंग, सब पॉइंट आ गए। कोल्ड चेन, वेयर हाउसिंग, क्रॉस कंट्री, हॉस्पिटल, होटल, हाउसिंग हाउसिंग। फिर आगे का ट्यून सेम है, लिरिक्स अलग है। फर्टिलाइजर्स, F फॉर फर्टिलाइजर्स। फिर I सुनो क्या होता है, I फॉर इनलैंड कंटेनर डेपो, अप्रूव्ड बाय कस्टम्स एक्ट 1962। अब सी, इनलैंड कंटेनर डेपो होता क्या है, मैं एक्चुअली रेगुलर लेक्चर में तो क्या इसका पूरा मीनिंग बताता हूँ, लेकिन सी इसका मीनिंग जान के क्या कर लोगे? नॉलेज मिलता है, नॉलेज होना चाहिए, लेकिन रिवीजन लेक्चर में अपने पास टाइम कम है, तुम लोग खाली इसको रट लो, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन देने के लिए मेरे को 10 मिनट डेडिकेट करना पड़ेगा। किसका एक्सप्लेनेशन? कि व्हाट इज इनलैंड कंटेनर डेपो। रेगुलर लेक्चर में तो टाइम होता है तो मैं बता देता हूँ, लेकिन अभी इस पर टाइम वेस्ट करूंगा, तुम लोग को भी इरिटेट हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली अपने को खाली धंधे का नाम याद रखना है। ये धंधा दिखा तो ये 35 AD का झंडा गाड़ दो। और 35 AD में दो ही तो खास बात है, एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर पूरा माइनस हो जाता है, और जो लॉस बनता है अनलिमिटेड ईयर्स कैरी फॉरवर्ड होता है। तो क्या था फर्टिलाइजर्स के बाद अगला कौन सा, जो मैंने ऐसे ही बता दिया, इनलैंड कंटेनर डेपो, इनलैंड कंटेनर डेपो। फिर बी कीपिंग का धंधा, मधुमक्खियों को पालना पोसना, फिर उससे शहद बनती है, वैक्स बनता है, वो धंधा बी कीपिंग। फिर वेयर हाउसिंग फॉर शुगर, मतलब शुगर को स्टोर करने के लिए वेयर हाउस बनाना। मतलब क्वेश्चन में वेयर हाउसिंग फॉर शुगर बिजनेस दिखा तो 35 AD आएगा। सी तुम लोग खाली नाम याद रखो ताकि ये लोग कभी दिखे ना ये 35 AD, ऐसा याद आना चाहिए। ओके, तो वेयर हाउसिंग था। फिर नेक्स्ट सुनो, स्लरी पाइपलाइन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन ओर, स्लरी पाइपलाइन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन आयरन ओर। आयरन ओर का मतलब क्या होता है? रॉ आयरन। आयरन है ना धरती के नीचे से निकलता है, और जिस धरती से आयरन निकलता है उधर से पाइप बना डालते ताकि आयरन को हम ट्रांसपोर्ट कर सके। लेकिन आयरन गीला गीला नहीं होता, सूखा होता है ना, तो पाइप के अंदर ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? पेट्रोल तो गीला है, पाइप से ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, लेकिन आयरन गीला गीला होता है कि सूखा सूखा, सूखा सूखा, इससे पाइप के अंदर लिक्विड मिक्स करते हैं तो गीला गीला हो जाता है, उसको बोलते स्लरी। स्लरी का मतलब गीला गीला। नाम सुन क्या था ये देख, स्लरी पाइपलाइन फॉर आयरन और डिस्ट्रीब्यूशन। सी आयरन एक लोखंड है यार, तो पाइप के थ्रू कैसे ट्रांसपोर्ट होगा?
और धरती से आयन निकलता है ऐसा रॉड जैसा नहीं होता है, वो मिट्टी जैसा होता है, लेकिन सूखी सूखी चीज पाइप के थ्रू बहेगी कैसे आगे, इसलिए इन लोग लिक्विड डालते हैं, उसको बोलते हैं स्लरी पाइपलाइन। पेट्रोल में स्लरी वर्ड क्यों नहीं था, क्यों, पेट्रोल तो गीला है। तो सीधा दो टाइप के पाइपलाइन है, पेट्रोलियम का पाइपलाइन और आयन ओर का पाइपलाइन। पेट्रोल तो गीला ही है तो उसको स्लरी नहीं बोलते, लेकिन ये सूखा सूखा होता है इसलिए स्लरी पाइपलाइन। और पेट्रोल का तो एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक जाना चाहिए, और आयन ओर का तो इंडिया के अंदर भी पाइप घूमेगा तो चलेगा। तो दो दो पाइपलाइन धंधे। ओके, तो ये था स्लरी पाइपलाइन फॉर आयन ओर ट्रांसपोर्टेशन। अगला सुनो क्या है, सेमीकंडक्टर वेफर मैन्युफैक्चरिंग। वेफर मतलब ये आलू के चिप्स, बनाना चिप्स नहीं है, सिलिकॉन की चिप है। सिलिकॉन चिप होती है ना जो मोबाइल में लगती है, लैपटॉप में लगती है। मोबाइल कैसा जोरदार आज मोबाइल में मैं ऐसे कुछ टच करूँ फट रिस्पॉन्स आता है ना, कितना मजा आता है, क्यों, सिलिकॉन की चिप होती है। तो सिलिकॉन की चिप बनाओ। और चिप क्या है, खाली बनाना चिप्स ही चिप्स नहीं होती है, सिलिकॉन की भी चिप्स होती है। और कभी भी चिप्स बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, वेफर्स। तो ये कौन सा वेफर है, आलू के चिप्स है, केले के चिप्स है कि सिलिकॉन चिप्स है, सिलिकॉन चिप्स। ये मैन्युफैक्चर करना है अपने को। तो होता क्या इनको, अरे ये कर धंधा, फिर बाद में क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर का अपने को 100% डिडक्शन मिलेगा, एंड फिर बाद में लॉस आया तो जिंदगी भर कैरी फॉरवर्ड करने मिलेगा। तो मैं किधर पहुंचा, सेमीकंडक्टर वेफर, वेफर मैन्युफैक्चर मतलब सिलिकॉन चिप्स। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का धंधा, मेट्रो बनाओ, रोड बनाओ, हाईवे बनाओ, सीलिंग बनाओ, कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर का धंधा करो। सी इंफ्रास्ट्रक्चर के धंधे में है ना, लुक, जो कमाई होती है वो तो ऊपर आ जाएगी। मेट्रो चलती है तो मेट्रो में इनकम आती है ना, वो ऊपर आ जाएगी, लेकिन जो बड़े बड़े कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो इधर माइनस हो जाता है। ओके, तो अपना लास्ट बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर का था। तो ये देखो पूरी लिस्ट एक बार में याद कर लेना। देखो एक गाना है ना 3 पैराग्राफ पे, और कोई भी गाने में क्या 2-2 3-3 पैराग्राफ होता है, ट्यून सेम रहता है। तो सी मेरा ट्यून कैसा, देखो पहले ये वाला पैरा देखो, कोल्ड चेन, वेयर हाउसिंग, क्रॉस कंट्री, हॉस्पिटल, होटल, हाउसिंग, हाउसिंग, फिर बाद में बोलना चाहिए फर्टिलाइजर्स, आईसीडी, आईसीडी मतलब इनलैंड कंटेनर डेपो, फर्टिलाइजर्स, आईसीडी, बी कीपिंग, वेयर हाउसिंग, स्लरी, स्लरी, सेमी, सेमी, मतलब एक स्लरी पाइपलाइन आयन ओर का, और एक सेमी कंडक्टर वेफर। वेफर मैन्युफैक्चरिंग को क्या बोलते हैं, सेमी कंडक्टर वेफर, इसको सेमी कंडक्टर बोलते हैं इसलिए सेमी। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर का धंधा है। तो ये सब धंधे कभी भी सब में दिखे तो 35 AD से धंधे बहुत है, लेकिन रूल सरल है, इनको 100% डिडक्शन मिलेगा, और लॉस बना तो जिंदगी भर कैरी फॉरवर्ड होगा। ओके, अब सुनो, ये सब धंधों के लिए एक शर्त है कि बिजनेस ये डेट के बाद चालू होना चाहिए। जिनका धंधा ये डेट के बाद चालू हुआ है तो ही डिडक्शन मिलता है। जैसे लुक हियर, कोल्ड चेन के नीचे क्या लिखा हुआ है, 2009 ना, तो ये देखो ड्राइंग देखो ना, समझेगा। कोल्ड चेन वालों का अगर 1 अप्रैल 2009 के पहले बिजनेस चालू हुआ ना, तो देखो मैंने क्या लिखा, 35 AD नहीं मिलेगा, क्योंकि 2009 के बजट में अनाउंस हुआ था, और 2009 के बजट में गवर्नमेंट ने पहले ही बोल दिया था कि अभी जो धंधा चालू करेगा, अभी मतलब पहले से जो चालू कर बैठा है उन लोगों के लिए नहीं है, अभी। और अभी मतलब वो 2009 के बजट में अनाउंसमेंट हुई थी ना, तो मतलब जिन लोग ने 1 अप्रैल 2009 या फिर उसके बाद बिजनेस चालू किया ना, उन्हीं लोगों को 35 AD मिलेगा। तो टेल मी, क्वेश्चन में अगर ऐसा दिया है किसी का कोल्ड चेन बिजनेस है जो 1 अप्रैल 2009 के पहले से चल रहा था, तो क्या, अरे पहले से चल रहा था मतलब उसको 35 AD नहीं मिलेगा। अरे नहीं मिलेगा तो क्या होगा, फिर वो अगर कोई एसेट खरीदेगा ना तो उस पर डेप्रिसिएशन आएगा, फुल कॉस्ट नहीं मिलेगा। फुल का फुल कॉस्ट माइनस करना है तो धंधा 1 अप्रैल 2009 या फिर उसके बाद होना चाहिए। ओके, क्योंकि सी गवर्नमेंट ने जब बजट में अनाउंस किया तो क्या बोला था, कम ऑन कोल्ड चेन का धंधा चालू करो, लेकिन कम ऑन की जरूरत किसको लिए है, जिसने वो धंधा चालू नहीं किया उसके लिए ना।
जो उस धंधे में ऑलरेडी है उसको गवर्नमेंट क्यों भाव देवे? तो गवर्नमेंट भी शानी है, जो कोल्ड चेन का धंधा पहले से कर रहा था उसको तो गवर्नमेंट ओ तुम लोग कोल्ड चेन का धंधा पहले से कर रहे हो, गुड बॉय, हाँ गुड बॉय, बस गुड बॉय बोल दिया। उन लोग के लिए 100% डिडक्शन नहीं रखा है, लेकिन बजट के बाद गवर्नमेंट ने जिनको जिनको चढ़ाया चल कोल्ड चेन का धंधा कर कर, और फिर बहकावे में आके जिन लोगों ने धंधा चालू किया उन लोग के लिए। तो ये डेट याद रखनी पड़ेगी 149, लेकिन 149 कोल्ड चेन के लिए और वेयर हाउसिंग के लिए और क्रॉस कंट्री के लिए। अरे इन तीनों धंधों की डेट सेम है, कोल्ड चेन, वेयर हाउसिंग, क्रॉस कंट्री, तीनों के लिए रूल क्या है? अगर बिजनेस 1 अप्रैल 2009 या फिर उसके बाद चालू हुआ तो फुल कॉस्ट डिडक्शन मिलेगा। दैट मीन्स अगर पहले चालू हुआ ना तो एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन मिलेगा। सी इन लोग को मैंने 35 AD मना किया है, लेकिन 35 AD नहीं मिलेगा तो एसेट्स पे डेप्रिसिएशन तो मिलेगा ना, लेकिन इन लोग को तो फुल कॉस्ट का डिडक्शन मिल जाएगा। ओके, फिर लुक, और ये तीनों का डेट 2009 क्यों ना, क्योंकि 2009 के बजट में 3 बिजनेस को लेके सेक्शन चालू हुआ था। फिर 2010 के बजट में 3 और धंधे जुड़ गए, कौन से? हॉस्पिटल, होटल और हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडर स्लम रीडेवलपमेंट। तीन लोग का डेट क्या है? 1 अप्रैल 2010, या फिर बाद में चालू किया तो मिलेगा, पहले तो नहीं मिलेगा। अरे इस तरह से सबकी डेट याद रखनी पड़ेगी, और डेट देखो मस्त ऐसे याद रखना, 3-3 की जोड़ी में देखो 9-9-9, 10-10-10, 11, हाँ 11 2 की जोड़ी में ना। अरे 11 की जोड़ी 2 है, अरे सब 3-3 का जोड़ा है ना, लेकिन 11 2 की जोड़ी में, क्यों 11 में डंडी भी 2 आती है, ऐसे याद रख। 11 कैसे लिखते हैं? 1 और 1 11, तो 2 डंडी है ना तो उसकी जोड़ी भी 2 की है। तो देखो 9-9-9, 10-10-10, 11-11, 12-12-12, 14-14, 17, 14-14 क्या सीधा 17, बीच में 13 नहीं है। अरे तो इसको पहले तो ये ऑर्डर में याद रखना पड़ेगा, कोल्ड चेन, वेयर हाउसिंग, क्रॉस कंट्री, हॉस्पिटल, होटल, हाउसिंग, फर्टिलाइजर्स, ICD मतलब इनलैंड कंटेनर डेपो, बी कीपिंग, वेयर हाउसिंग, स्लरी, सेमी स्लरी मतलब आयरन ओर वाला था वो, सेमी कंडक्टर मतलब वेफर वाला, सिलिकॉन चिप्स, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर। यही लाइन में याद रखो। डेट कैसा था? 9-9-9, 10-10-10, 11-11, 12-12-12, भी 13 नहीं है, 14-14, 17। ये डेट के बाद धंधा चालू हुआ तो ही 35 AD मिलेगा, उसके पहले तो 35 AD तो नहीं, लेकिन जो भी एसेट्स उसका डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। एक्चुअली सी सेक्शन 35 AD में बच्चों को है ना 3 पार्ट में पढ़ाना पड़ता है। 14 बिजनेस वो मैंने पढ़ा दिए, 4 कंडीशंस और 5 नोट्स होती है। ओके, तो सी मैंने 14 बिजनेस तो तुमको बता दिए ना, लेकिन ये 4 कंडीशंस की थियरी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि सी वो पूरा थियोरेटिकल है और इन लोग को सीधा सीधा ऐसा थियरी नहीं पूछेंगे। तो 4 कंडीशन की थियरी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इससे मैं लिमिटेड टाइम में मुझे करवाना है तो इसमें मैं टाइम नहीं डालूंगा। ओके, तो इसके बाद सीधा अपना क्या आ जाएगा? फाइन नोट्स। लेकिन फाइन नोट्स की थियरी को अभी टच करना पॉसिबल नहीं है, अभी एक बार टाइम अप हो गया तो बंद करना पड़ेगा ना। तो इंस्टेड अपना 35 AD खत्म हो गया, चल रहा है, अभी भी चल रहा है, उसमें 14 बिजनेस की थियरी होगी, इसको तो मैं स्किप कर रहा हूँ। 5 नोट्स में कल पढ़ाऊंगा। ओके, तो कल मिलेंगे, इधर तक का पूरा थरो कर लेना। आज ये बिजनेस का जितना भी मैंने करा इतना है पूरा थरो कर लेना। ओके, रिवाइज एंड कम, प्लीज रिवाइज एंड कम, साथ साथ प्लीज तुम लोग पढ़ते रहो। अभी जो टाइम बचा ना पूरी जान डाल के मेहनत करो, जरा भी चीटिंग मत करना। तू जरा भी चोरी करेगा ना, इंस्टीट्यूट ऐसा है ना रिजल्ट में दिखाएगा तेरे को। अगर तेरे को ईमानदारी से पास होना है ना, ईमानदारी से मेहनत भी करनी पड़ेगी। तू सोचेगा किसको मालूम मैं टाइम पास कर रहा हूँ, अरे किसी को नहीं मालूम, भगवान देख रहा है 24 घंटा तेरे को, 24/7 भगवान देख रहा है। ऑनेस्टली पढ़ाई कर, भगवान देखेगा, भगवान ICAI को मैसेज देगा, पास कर दे इसको। ओके।